फ्लो थ्रू का मतलब क्या था, ये बताइए। मैंने आपसे कहा था फ्लो थ्रू एंटिटी दैट हेल्प यू टू जनरेट मनी, टू जनरेट रेवेन्यू। याद आ रहा है आपको? मैंने आपसे कहा था जी कि सर। अदर देन स्टोरेज वी शुड थिंक अबाउट, वी शुड कंसीडर आवर वेयर हाउस एज अ फ्लो थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिसर्च बेस करें, तो मैंने एक एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वेयर हाउस बाय द पैसेज ऑफ टाइम कैसे कैसे अपना रोल चेंज करता जा रहा है। अगर आप ये वाली तस्वीर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर हाउसिंग थ्रू आउट द ईयर्स, इन अर्ली 50s and 60s, warehouse role was only storage। याद है? अच्छा, आज आप देखें, आप देख रहे हैं मैं इसका रोल कम करता जा रहा हूँ स्टोरेज का। इसका मतलब है हम तो अब कहते हैं कि ये हमारा ट्रांसशिपमेंट सेंटर होना चाहिए। याद है आपको हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये यहाँ पर आए माल और जाए। हमने इसके दो तीन नाम रखे थे, ट्रांसशिपमेंट सेंटर हो और क्या हो, स्विचिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। हमने कहा था कि इट शुड बी अ स्विचिंग फैसिलिटी। स्विचिंग फैसिलिटी मींस कि सामान को बहुत दिनों तक यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो आज जो कॉन्सेप्ट है, आज किसी वेयर हाउस तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था जब 1950s एंड 60s में, 70s में जब जेआईटी का कॉन्सेप्ट आया तो इसको कहने लगे कि जी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के स्टोरेज हो लेकिन साथ साथ ऑर्डर की असम्बली भी हो रही हो। आज हम कह रहे हैं कि हम ऑर्डर असम्बली भी कर रहे हैं, वैल्यू एडिड काम भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं कर रहे हैं, और हमने उसको नाम दिया है फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है। तो अब आज आप कहते हैं कि मेरे स्टोर में माल बहुत थोड़ी, अब उसका वेयर हाउस का रोल स्टोरेज का बहुत थोड़ा रह गया। तो आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ कि रोल बियॉन्ड स्टोरेज, या स्टोरेज के अलावा भी मैं बहुत सारे काम वहां कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बन रही है बात या नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है। यस सर। ये जहन में जी आपके सर। रखिए। जी आज आज का जिस वेयर हाउस को मैं कह रहा हूँ, ये नया कॉन्सेप्ट है वेयर हाउस का। ये आपके देखें, आपने जो पढ़ा हुआ है ना वो आपके दिमाग में जो है ना वो ये वाला बना हुआ है, ऐसे ही। जी सर। तो सर कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग असेंबली वाला पॉइंट थोड़ा सा बता दें, फुलफिलमेंट सेंटर। मैन्युफैक्चरिंग असम्बली मींस कि माइनर असम्बली यू आर मेकिंग एट द वेयर हाउस। जो कुछ ऑर्डर आएगा वहीं पर ही ये सब मैन्युफैक्चरिंग की असम्बलीज भी हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कोई एक्टिविटी आपके वेयर हाउस पर होती है और माल डिलीवर हो जाता जैसे कि सेकेंडरी पैकेजिंग वगैरह, है। ये सेकेंडरी हम कह सकते हैं। कह सकते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग भी कह सकते हैं आप। अच्छा देखिए, जितनी एक्टिविटीज आप चाहें इस सेक्शन में ले जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था एक जमाने में, मैंने आपसे कहा था कि जो फिलिप मॉरिस है, ये इसने एक अपना वेयर हाउस किया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहाँ पैकेजिंग होती थी। यानी पूरी सिगरेट ऐसे बल्क में आती थी और उसके बाद पैकेजिंग धो के फिर डब्बों में फिर वो उसके डंडे बनते थे। आज जो है वो पैकेजिंग का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो पैकेजिंग का सप्लायर है, उसने अपनी ही जगह पे एक उनको लोकेशन दे दी है फॉर दिस। तो आप क्या काम यहाँ पर करवा सकते हैं ये हमें देखना सर ये कहाँ की एग्जांपल है फिलिप मॉरिस की, है। मतलब पाकिस्तान फैक्ट्री की? जी, पाकिस्तान। और अभी मतलब उनकी जो एक ही फैक्ट्री रह गई है साहिवाल वाली, उसकी एग्जांपल है सर ये? वो वहां से प्रोडक्शन हो जाती है, और साउथ में इंटीरियर सिंध में इनका एक वेयर हाउस था, वो अभी खत्म किया, और वहां पर अब ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि वो उस वेयर हाउस में पहले पैकिंग भी यहाँ होती थी, ये बल्क की पैकिंग, पैकेट वो सब यहाँ बनते थे। अभी ये सब खत्म कर दिया। ओके। आ रही बात समझ में आ रही? तो ये जहन में रखनी। अच्छा, ये एक रोल वेयर हाउस का आप, यानी मैंने आपसे कहा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट जब मैं निकालना शुरू करूंगा तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि व्हाट रोल माय वेयर हाउस विल प्ले इन सप्लाई चेन। तो आप कहेंगे इट्स अ क्रॉस डॉक फैसिलिटी। जैसे ही क्रॉस डॉक कहेंगे आप कहेंगे इसका मतलब है यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट तो होती नहीं होगी, माल आता होगा जाता होगा, ये वेयर हाउस बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का होगा। नहीं, वी विल परफॉर्म सम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसका मतलब है मटीरियल विल स्टे फॉर द टाइम बीइंग, कुछ देर रहेगा और उसके बाद इसका मतलब है यहाँ पर स्पेयर्स यानी पार्ट्स की शक्ल में रहेगा और असम्बली होकर बाहर चला जाएगा।
तो हो सकता है कि आप इस फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, फुलफिलमेंट का मतलब होता है व्हेन यू रिसीव ऑर्डर। देखें, एक होता है, एक टर्म होती है उसको कहते हैं फुलफिलमेंट प्रोसेस। फुलफिलमेंट प्रोसेस शुरू कब होता है? व्हेन यू रिसीव कस्टमर ऑर्डर, यहां से काम शुरू होता है, और फुलफिलमेंट प्रोसेस एंड होता है व्हेन यू डिलीवर गुड्स। ठीक है, इसका मतलब है इस दौरान कस्टमर से प्रोडक्ट आने के बाद जितने स्टेप्स हो रहे हैं, वो हाउ मेनी स्टेप्स यू कैन परफॉर्म एट द वेयर हाउस, इसीलिए हमने उसको कहा है फुलफिलमेंट सेंटर। ये बात भी समझ में आ गई? सर हम ये कह सकते हैं कि वेयरहाउस अब एक आर्केड टर्म हो गया, अब हम वेयरहाउस मतलब कि एप्लीकेबल नहीं हुई टर्म आज के मॉडर्न इसमें। नहीं कहना चाहिए जी, क्योंकि वेयर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ना, पुराना जो वेयर हाउस की जो टर्म है, वो असल में यहाँ यूज होती है। कब? जब आप बात करते थे स्टोरेज की। लेकिन क्योंकि स्टोरेज अब भी कहीं ना कहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको कहना शुरू किया है वेयर हाउस। और फिर मैं लिखता हूँ रोल बियॉन्ड स्टोरेज। तो रोल, स्टोरेज के अलावा भी बहुत सारे रोल अब मैं प्ले करना चाहता हूँ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर, क्लियर। नहीं सर, ठीक है नहीं सर, सर। ओके। है ना, मोहसिन साहब आए नहीं? अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको कि इसमें असेंबली में ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप बैरियर टाउन की एग्जांपल है, तो बैरियर टाउन ने मटेरियल यानी कि लाइटिंग मंगवाए, लाइटिंग के फिक्सचर्स, इधर देखो खाने में, इधर तो कहीं। लाइटिंग फिक्सचर्स, ठीक है। अच्छा, लाइटिंग फिक्सचर्स फिर उन्होंने, ये इनकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, ये क्योंकि ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में मंगवाते हैं, फिर ये यहाँ से मुख्तलिफ साइट पर भेजते हैं, और असम्बली साइट पर ही हो रही है। अगर ये कुछ चीज़ों की असम्बली वेयर हाउस पे कर कर ही भेज रहे हो, तो ये वाली जगह बच जाएगी। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब है इस वेयर हाउस में अब माल स्टोर होने के अलावा कुछ ना कुछ थोड़ा सा असम्बली भी हो रही है। इज इट क्लियर? ये सर जैसे बॉटल्स में होता है, बॉटल की लेबलिंग वाले ले ये रहे ये जैसे पॉइंट सर एक दफा नॉर्मल। फिर, सर ये एक पॉइंट दफा फिर समझें। हाँ, ये आपके यहाँ बड़ा एप्लीकेबल हो सकता है। देखें, आपने ये बल्क में आपके पास पूरा सैनिटरी वेयर आ गया, ये आपका मेन वेयर हाउस है। अच्छा, आपकी साइट्स मुख्तलिफ जगहों पर चल रही हैं। ठीक है सर। एक तरीका तो ये हो सकता है कि लाइटिंग जो है, लाइटिंग है, सैनिटरी वेयर है, वो आप पूरा पूरा जो है ना बॉक्स यहाँ भिजवा दीजिए, और ये लोग इसकी असेंबली करें और फिक्स कर दें। एक और ठीक है। लेकिन जब इनके पास, जब ये असेंबली करते हैं ना और फिक्स करते हैं, तो ये कहते हैं यार वो दो डब्बे जो थे ना वो टूटे हुए निकले थे। होता ये कि जो इनकी अपनी गलती होती है ना, वो भी आपके बॉक्स पर डाल देते हैं। ठीक है सर। तो अगर आप एक काम करें, यहाँ पर वो असेंबली जो कि यहाँ हो रही थी, आप करके यहाँ भेजें, और इनको बोलें कि ठीक है तुम्हें सर। सिर्फ लगाना है। ठीक है सर। तो इसका मतलब है अब आपका वेयर हाउस, ये वाला जो वेयर हाउस है, ये बियॉन्ड स्टोरेज बन गया है, और आप कुछ ना कुछ असेंबली भी कर रहे हैं। ठीक। ये कहना चाह रहा था। ठीक है सर, समझ आ गया ठीक है ना? अच्छा, सर। ये तो एक रोल था। अब आपने सोचना शुरू किया है कि मैंने आपसे कहा ना कि हमें ये समझना है सबसे पहले कि हमारा वेयर हाउस में हम क्या क्या कर रहे होंगे। तो वेयर हाउस का दूसरा जो आपने एक और बात करनी है, वेयर हाउस रोल के अलावा दूसरा आपने जो चेक करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए थ्रूपुट लेवल्स। हाउ मेनी यूनिट्स विल इन एंड आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है। अच्छा देखें, थ्रूपुट लेवल जब हाई होएगा, तो आप उसके थ्रूपुट लेवल इज लिंक्ड विद द स्टोरेज कैपेसिटी। अगर ज्यादा माल इन और ज्यादा माल आउट हो रहा है, और उस दौरान आपको माल रखना कितना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो आपके सिस्टम में कितनी देर रहता है, उस मटेरियल का साइज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट मींस द सेकंड रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट हैव सम डेटा, हाउ मेनी टन्स विल मूव इन एंड आउट फ्रॉम योर सिस्टम, which is known as a throughput levels, and how many, it means अगर आपका थ्रूपुट लेवल ऐसा हो कि आपने कहा मेरे पास 20 टन आएगा और वो 3 दिन में निकलेगा, तो 3 दिन में जब निकलेगा तो 3 दिन तक वो
3 दिन में 6-6 टन करके निकलेगा तो 18 टन तो रहेगा ही रहेगा हर वक्त आपके पास, या 12 टन। सही सर। अच्छा, राइट सर, ठीक सर। तीसरी चीज जो आपने एक इम्पॉर्टेंट है वो आपको अपने जहन में रखनी है, और उसके ऊपर आज बहुत काम हो रहा है। जितने सुपर स्टोर की आप बात करते हैं, चाहे वो सुपर स्टोर कर रहे हो, जितने डार्क स्टोर की बात करते हैं, या क्रेव्स की बात करें, पांडा मार्ट की बात करें, 2-3 और भी नए लोग आ रहे हैं, आप इनकी बात करें, तो एक चीज रखना है कि व्हाट अबाउट द कस्टमर सर्विस लेवल्स। देखें, आज आप वेयर हाउस को ना अपने, एक तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जो जहां हम काम कर रहे हैं उस वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट से निकलेंगे। वो वेयर हाउस का जो कॉन्सेप्ट, आप अगर फैसल साहब की बात करें रजवी में, तो वो जस्ट अ स्टोरेज। हमें देखना है कि आज मॉडर्न दुनिया में हो क्या रहा है हमारे पास। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अलावा हम कहीं डिस्ट्रीब्यूटर की बातें कर रहे हैं, हम कहीं फुलफिलमेंट सेंटर की बात कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज डार्क स्टोर में 10 मिनट में आपको माल आपके पास पहुंचना चाहिए जो कि आपने ऑर्डर किया। इट मीन्स योर एक्सपेक्टेशन इज मटेरियल विल बी डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। इट मीन्स लीड टाइम इज 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स लीड टाइम का मतलब है, आप जरा सा मेरे साथ रहें, बात समझ में आ रही है नहीं? तो आपने कहा कि ये जब ऑर्डर बंदे का आता है, उस ऑर्डर रिसीव होने के बाद इस बंदे को मटेरियल मिलना चाहिए 10 मिनट में, टाइम माल मिलना चाहिए, जो भी ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। माल कहते हैं तो हमारे जहन में रॉ मटेरियल आता है। इट कैन बी इवन अ टू बॉटल ऑफ पेप्सी और मे बी अ चिप्स और व्हाटएवर। तो 10 मिनट का मतलब है कि 8 मिनट तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगते हैं, क्योंकि फिजिकली मैं लेके जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो सिस्टम के अंदर टाइम बच जाता है वो सिर्फ 2 मिनट बचता है। इसका मतलब है कि मुझे कस्टमर सर्विस लेवल अचीव करना है, यानी मैंने 10 मिनट का वादा किया है, तो 10 मिनट अचीव करने के लिए मेरे पास सारा कुछ नहीं रह जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अभी मुझे यहाँ पर एक और भी चीज का ख्याल रखना है। मुझे ये भी देखना है कि मेरे पास एक दिन में एवरेज ऑर्डर क्या आते हैं, जिसको एवो कहते हैं, एवीओ कहते हैं, एवरेज ऑर्डर्स। एवरेज ऑर्डर आपके पास कितने आते हैं? आपने कहा मेरे पास 12 घंटे में 12 आवर्स में 2000 ऑर्डर आते हैं। तो 12,000 डिवाइड बाई 12 आप निकाल लीजिए, पर आवर आ जाएगा आपके पास, ऐसे ही आ जाएगा। कितने ऑर्डर आ जाएंगे? तकरीबन कोई 150 ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसे आएंगे 150। एक घंटे में, 150 का मतलब है डिवाइड बाई 60 कर दें तो 1 मिनट में आपके पास तकरीबन 2.5 ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर ऐसे ही आ रहा है। तो एक मिनट में 2.5 ऑर्डर आपको प्रोसेस करने हैं। तो अल्टीमेटली इस सर्विस लेवल को आपने मेंटेन करने के लिए आपको लेबर कितनी चाहिए, आपका ये जो टाइम है ये निकालने का कैसे आपने 2 मिनट के अंदर अंदर निकालना होगा। आप सोचेंगे अगर 16 आइटम आ जाएंगे तो मैं कितनी देर में निकाल सकता हूँ, ये सारी सवालात आपके पास होने चाहिए। मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि एवरेज SKU पर ऑर्डर, मेरे पास ज्यादातर ऑर्डर्स कितने SKU के आते हैं? 3 के आते हैं, 4 के आते हैं, 5 के आते हैं। एक और चीज जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं निकाल रहा हूँ तो उसको जहन में हमेशा रखेंगे, उसको बोलते हैं CPO, कॉस्ट पर ऑर्डर। यानी कि इस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद डिलीवर करने तक मेरी कितनी कॉस्ट आती है। तो हम कॉस्टिंग के ऊपर हमें बड़ा काम करना है। इसका मतलब है ये कॉस्ट कहाँ शुरू हो जाती है? एक मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और एक फिक्स कॉस्ट होती है, और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट तो मेरी ये जो मैंने जगह वेयर हाउस किराए पे लिया हुआ है, इसका रेंट मेरा फिक्स है। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे बढ़ते जाएंगे ये पर यूनिट कम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर। है ना? और अब लेकिन मुझे एक और बात भी पता है, क्योंकि मैंने वेयर हाउस खोला है, उस एरिया के अंदर ऑर्डर की एक लिमिट है। वहां से मैं कितना जूस निकाल सकता हूँ? मैं कोई 5,000 ऑर्डर तो नहीं ले सकता। सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है वेयर हाउस का साइज लेते वक्त मुझे ये ख्याल करना चाहिए कि अगर मैंने बहुत बड़ा वेयर हाउस ले लिया तो वहां से ऑर्डर अगर कम आएंगे तो पर यूनिट बढ़ जाएगा। बात कुछ क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब हम ये कुछ एक्टिविटीज जो है वो आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए। व्हाट एक्टिविटीज यू विल परफॉर्म इन द वेयर हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आप काम कर रहे होंगे वेयर हाउस के अंदर। अच्छा, अब
जो कस्टमर सर्विस लेवल देखना है, हम what activities we will perform, maybe a production postponement, maybe a value added services. Actually these requirements, जो मैंने आपसे कहा business requirements, these requirements will also specify how quickly the warehouse needs to be operational, because we have some financial constraints, for example on capital expenditure and some wider corporate policies that may affect the design. For example, information technology, environmental and personnel policies. ये आपके जहन में हर वक्त आपके साथ रहेंगी, क्यों? क्योंकि ये वो कंस्ट्रेंट होंगे जो मुझे बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे. तो दूसरी चीज जो मेरे साथ मुझे ख्याल रखना है वो है constraints. The first is a business requirement and the second is a design constraints. You should consider some constraints or considerations to be taken into account from various other stakeholders. Stakeholders are government agencies. आपने जब डिजाइन कर रहे होंगे तो आपने देखना है, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, मैनुअल हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट, वर्किंग टाइम डायरेक्टिव्स. आप कहते हैं उस इलाके के अंदर जो है वो 8 घंटे 9 घंटे ज्यादा काम नहीं ले सकते. पैकेजिंग रेगुलेशन, पेपर, वहाँ प्लास्टिक के बैग्स अलाउ नहीं है, अलाउ हैं. एंड समटाइम्स प्रोडक्ट रिकवरी एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के गंदा पानी डायरेक्ट आपने नहीं फेंकना है तो उसके लिए क्या इश्यूज आएंगे. Some constraints may be a fire officer, जो requirements in terms of evacuation, कि आपके पास fire exit होना चाहिए और fire containment होना चाहिए. Insurance, because regarding fire detection and fire suppression overheads, sometimes in rack sprinkles लगे हुए होंगे. और another constraint could be बिल्डिंग हाइट, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर के बिल्डिंग की हाइट, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसा एरिया ले लिया जिसके एयरपोर्ट के करीब है तो वहाँ बिल्डिंग की मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट रिस्ट्रिक्शन है, तो पता चलेगा कि उससे ऊपर आप जा नहीं सकते हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो हमारा थल की फैक्ट्री है कोरंगी में, इसके पीछे एक एटॉमिक एनर्जी वालों का ऑफिस है, तो वो हाई राइज इज नॉट अलाउड इन दीज फ्यू प्लॉट्स इन कोरंगी. कोरंगी के कुछ एरिया में आपको हाई राइज बिल्डिंग्स आर नॉट अलाउड. ठीक है. फिर हो सकता है कि आपका जो वेयर हाउस है वो एक ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में हो जहाँ के नॉइस का बड़ा हो के लोग शोर मचाना शुरू करते हैं आपको, तो आपने ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना. अच्छा, जो few other factors you should consider during this constraints. One is you should specify about the depreciation of a long term asset. क्या आप 20 साल पे उसको कर रहे हैं डेप्रिशिएट या 25 साल पे करें. लॉन्ग टर्म एसेट्स और नॉर्मली डेप्रिशिएट ऑन 20 to 25 years. अच्छा, दूसरा आपने लीजिंग रेंटिंग हम पहले कर चुके होंगे. हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी इनकॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी कंसीडर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डिजाइन. कि फ्लेक्सिबल कितना है, क्यों? क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो कल जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप वो जगह आपकी अगर मॉड्यूलर अप्रोच नहीं होगी तो एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे. इसीलिए कुछ लोग जब वो वेयर हाउस बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बराबर में प्लॉट भी खाली होता है तो लेके जगह छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर दोबारा बराबर वाला जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो आपकी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगी. बात समझ में आ रही? जी जी सर. जी सर. जी सर. तो अब ये जितनी भी बातों को जब हम गौर से देखना शुरू कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो nowadays our environment is influenced by e-commerce. Am I right? जी सर. है ना.
अच्छा, जैसे ई कॉमर्स की बात आती है आपके जहन में एक फॉरन चीज आती है, क्यू कॉमर्स। क्यू कॉमर्स क्या होता है? क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मीन यू आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरी विद इन मिनट्स, 10 मिनट्स, 7, 30, 12। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस 10 मिनट्स डिलीवरी इज रियली पॉसिबल, तो आप अगर पूरे पूरे वेयर हाउस के ऑपरेशंस को जानते होंगे तो आप बताएंगे यस इट इज पॉसिबल, और you may say no it is possible but with a limited number of SKUs। क्योंकि कोई अपने 250 आइटम का ऑर्डर दे तो बोले यार 10 मिनट में ले आओ, तो पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ क्लियर हो रही है सर? ना? अच्छा, अब ये इसका मतलब है कि ये सारी चीजें कुछ और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्रिएट कर रही हैं। हमारी तो बिजनेस रिक्वायरमेंट बड़ी मोटी मोटी थी, क्रॉस स्टॉक और ये वो। आज जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो हमें ई कॉमर्स, अच्छा जैसे क्यू कॉमर्स की बात आती है, क्विक कॉमर्स में हम फौरन कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स। क्विक कॉमर्स ये भी कह रहे हैं ना, क्विक रिस्पॉन्स। एंड JIT और सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। आज मैंने जैसे भी आपसे बात की, सप्लाई चेन कोलैबोरेशन कैसे हो रही है कि कंपनी डिलीवर कर रही है, कंपनीज आर डिलीवरिंग और कंपनी डिलीवर्ड टू द दस्तगीर मदर वेयर हाउस, और वहां से वो अपने सारे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज आप फार्मास्यूटिकल आप ऑर्डर करते हैं तो आपसे कहा जाता है जी 1 घंटे में आपके घर पे पहुंच जाएगी। आप ऐसे ही है ना? तो अच्छा देखें, जब जैसे ही ये एक्शंस, ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। टुडेज business is influenced by e-commerce, supply chain collaboration, quick commerce, quick response, globalization। अच्छा, globalization is another factor। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से ही आपके ज़हन में आया कि अच्छा तो खाना भी आज ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है, टैक्सी भी ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड JIT कॉन्सेप्ट, राइट? सो टुडे warehouses being asked some more requirements। क्या ख्याल है? जी बताइए। यस जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो क्या, सर बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हम बात करें, हमने आपसे कहा कि हम वेयर हाउसिंग वो मॉडल नहीं पढ़ रहे जो हम बेसिक पढ़ा हुआ था। यू आर गोइंग टू बिकम अ बाबा ऑफ वेयर हाउस। अदरवाइज हमने जो पढ़ा हुआ है वो तो बहुत सिंपल है जी, कि माल आएगा, अनलोड होगा, क्वालिटी चेक होगी, उसके बाद पुट अवे होगा, फिर मेन स्टोरेज होगा, फिर रिप्लेनिशमेंट होगा, फिर पिक एरिया होगा, फिर पिकिंग होगी, फिर मार्शलिंग होगी, फिर शिपिंग होगी, फिर शिपिंग एरिया होगा, फिर लोडिंग होगी। ये बहुत ही बातें हमने की, लेकिन मैंने आपसे कहा कि बियॉन्ड स्टोरेज में कुछ बातें हमने कर दी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स और दिस JIT और ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर योर फ्यू मोर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वेयर हाउस? और मेरी क्वेश्चन है, बहुत सारे वेयर हाउस होने चाहिए स्मॉल स्केल पे जो कि कैटर कर सके एरिया वाइज डिमांड। और वहां क्या उस वेयर हाउस से आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? कुछ 2-3 बताएं क्या होंगी सर? जो मतलब वहाँ क्रॉस डॉकिंग टाइप, जैसे कि जहाँ वो मोस्ट हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, उनकी वहाँ पे वो प्लेसमेंट उस तरह हुई हो कि जो 2 मिनट्स का टाइम होता है पिकिंग के लिए वो अचीवेबल हो। तो इसका मतलब मेरे लिए चैलेंज क्या है? एक्सेसिबिलिटी टू प्रोडक्ट विद इन अ वेयर हाउस, कि आप वो पिकिंग जो है वो बहुत फीजिबल हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हुआ हो, या पैकेजेस बन के रखे हो, प्री पैक चीजें। हाँ, इसका मतलब है सर मुझे सर कस्टमर इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द मैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन देखिए, ये तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। वेयर हाउस के लिए क्या चैलेंज बन, यानी वेयर हाउस से क्या और एक्सपेक्ट, वेयर हाउस में क्या चीजें बढ़ गई हैं? अब आपको कहना चाहिए वहाँ पे मैं एक मिसाल आपको मैं देता हूँ, आपके जहन में आना चाहिए, यू मे से नाउ वेयर हाउसेस आर आस्क्ड टू एग्जीक्यूट मोर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। ऐसा लगता नहीं है भाई, 2 चिप्स मंगवा लो, 2 पेप्सी मंगवा लो, एक ऐसा लग रहा है जैसे परचून की दुकान जैसा हो गया। ऑल द टाइम्स यू आर गेटिंग ऑर्डर्स, ऐसा है? Yes, small transaction and more frequent transactions. Yes, it means
अच्छा, जब मोर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होंगी तो इट मींस मोर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग मोर आइटम्स, ऑब्वियसली। है ना। अच्छा, साथ साथ क्योंकि अभी हमें अहमद साहब कहते हैं कि टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर की तो ख्वाहिश है कि वो हर चीज यहाँ से मिले, इसका मतलब वैरायटी भी चाह रहे हैं। जैसे ही वैरायटी बढ़ाएंगे इट मींस you are expecting from your warehouse to handle and store more items. बिल्कुल सर। अच्छा, साथ साथ आपको वेयरहाउस से मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वेयरहाउस टू प्रोवाइड मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमाइजेशन। यार ये मेरी पसंद की चीज मुझे कर दो, हॉट कॉफी मुझे भिजवा दो, ऐसे ही। और बताइए जी, बताएं एक दो बातें और बताएं ना जी, जैसे ऐसी नई नई लगी ना जो। सर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईआरपी सिस्टम और ये सब कुछ बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप ना देखिए, ये तो हमें करना पड़ेगा उन चीजों को केटर करने के लिए। वेयर हाउस से आप क्या चाहते हैं? वेयर हाउस से आप क्या चाहते हैं? छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हो रही हैं आज बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ आइटम्स आप चाहते हैं बहुत हो मेरे पास, ऐसे ही। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम्स, जब वैरायटी होने का मतलब है यू नीड टू हैंडल मोर स्टोर एंड हैंडल मोर आइटम्स, कस्टमाइज सर्विसेज, यू आर एक्सपेक्टिंग मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज कि भाई पैकेजिंग भी करके भेज दो यार, अच्छा बाहर से ना धनिया हो वो भी भिजवा देना मंगवा के। एक और जी जी वासिफ भाई। सर एक कंफ्यूजन ये है कि जो अभी आप बता रहे हैं जैसे कि वेयर हाउस एक मोर सॉर्ट ऑफ अ शॉप बन गया है, तो ये तो चले एक चैलेंजेस आ रहे हैं ना यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन और सारी चीज़ों के लिए, डिलीवरी सिस्टम की जैसे बात हो रही है। अगर हम थोड़े डिफरेंट बिजनेस की बात करें जहाँ पे मशीनरी वगैरह के स्टोर होते हैं जिनको उठाने के फैसला करने में लोगों को सोचते हैं यार इसको उठाएं या नहीं उठाएं, मतलब जैसे कंटेनर की कोई मूवमेंट है, कोई बड़ी चीज़ की मूवमेंट है जो कि टाइम लेती है, एक फोक लिफ्टर लेती है, स्टैक लेती है, या एक बड़ा, मैं थोड़े उस पीछे की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ कि जहाँ मशीनरीज की बात करते हैं, बड़ी चीजों की बात करते हैं, तो वहाँ कोई चैलेंजेस भी आए या वो वेयर हाउसेज वैसे ही चल रहे हैं या वो स्टोर्स वैसे ही चल रहे हैं? असल में आज हमारी ख्वाहिश ये है कि वो मशीन भी वहाँ रुकनी नहीं चाहिए। आइडियल कंडीशन क्या होगी? सर वो जो आपने बताया था कि मल्टीपल वेयरहाउसेस शेयर कर रहे होंगे, नहीं 100% यूटिलाइजेशन। मैं आज चाहता हूँ कि वो जगह मेरे पास, क्योंकि वो अगर रखा हुआ है तो मैं अभी भी इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप आज भी 1950 और 60 में रह रहे हैं, क्योंकि हमने वी आर यूजिंग दैट प्लेस एज अ वेयर हाउस, एज अ फॉर स्टोरेज पर्पस। लेकिन आज हम चाहते नहीं है कि वो जगह जो है वो स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। अगर हम वापस चले जाएं अपनी इस डायग्राम पे तो देखें, इसका मतलब है कि आज भी हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि मिस्टर यू आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट। क्योंकि मैं चाहता हूं कि थ्रूपुट फास्ट होना चाहिए और वी शुड यूज माई प्लेस एज अ स्विचिंग सेंटर। अगर मैं नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। जी वासिफ साहब। सर अगर इसको प्रोडक्ट वाइज देखें, सपोज हम विंड टरबाइन के ब्लेड्स स्टोर करते हैं, मेरी कंपनी जो विंड टरबाइन के ब्लेड्स बनाती है, वो टरबाइन तीन पीस में एक ब्लेड जो है वो मूव करता है और उसको रखा जाता है। तो अब अगर उसको मूव, हाँ मैं उसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि वहां पे फिर क्या कैसे, वो तो फिर उसी तरह चलता रहेगा ना सर जैसे चल रहा है? बिल्कुल चलेगा, लेकिन आज रिक्वायरमेंट ऐसे आना शुरू हो रही है। बिल्कुल, आप कुछ चीजें तो देखें, बेसिक तो हमेशा देखिए, यहाँ पर भी हमने ये रखा हुआ है ना, लेकिन उसका शेयर बहुत थोड़ा हो जाएगा। सही मीन्स जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो उसको फास्ट ट्रैक पर देखिए उसका मॉडल चेंज कर दें। हाँ, हो सकता है कि आप जो है ना आज विंड टरबाइन सिर्फ स्टोर ना कर रहे हो, उसकी माइनर असेंबली भी वहीं कर रहे हो। सही। हो सकता है रंग भी वहां करके भेज रहे हो, हो सकता है ऐसा जोड़ के भेजेंगे बस जाकर असेंबली यहाँ होते, पता नहीं है। कुछ चीजें तो देखिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं ना एयरफोर्स पे एक वेयर हाउस मैंने विजिट किया, तो उनका जो उस बंदे से हम लोग मिले, काफी सारा, ये थोड़ा सा जरा ख्याल रखिए। अच्छा, ये जो पहला स्टेप था इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब मैंने आपको सारा बता दिया है कि हमने जी सर काफी हद तक क्लियर है अभी। अच्छा, अभी हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स
डिटरमिन किए। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, दिस इज बेसिकली, क्योंकि हमारे पास टोटल वी हैव 13 स्टेप्स। So second step is basically we need to define and obtain data, and this step is अच्छा, इसके लिए ना मैं आपसे एक छोटी सी एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज imagine that you were sick and went to a doctor for a diagnosis and prescription. And when you arrive, अब जरा तस्वुर करें सी ना आप इस I mean what I'm trying to do, I'm trying to give you the importance of data. What I said imagine that you were sick and went to a doctor for a diagnosis and prescription. And when you arrived at the doctor's office, he already had a prescription waiting for you. Without even talking to you, let alone looking at you, examining you, or doing blood work. In effect, he wrote your prescription with his eyes closed and a random prescription generator. Needless to say, you would not be going back to the doctor for treatment. जाएंगे उसके बाद? सर उसका तजर्बा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो आपका हाथ ना पकड़े, आपको आपकी कोई टेस्ट ना कराए, आपसे कुछ ना पूछे, मैं क्या कह रहा हूँ, आंख बंद करे, आपकी शक्ल देखे और आपको दवा लिख कर दे दे, नहीं फिर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है सर, वो तो फिर कुछ और कर रहा है वो, है ना? Similarly, and unfortunately, the prescriptions for many sick warehouses are written and implemented without much examination either. जितना भी आप जो वेयर हाउस बने हुए होते हैं ना, कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं। बात समझिए, जितने वेयर हाउस आपको नजर आएंगे, ये वेयर हाउसेस सारे वही होंगे जो कि किसी ऐसे डॉक्टर ने लिखे होंगे जिसने कि कभी भी प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया। It means for lack of knowledge, lack of tools, and lack of time, many warehouses projects launched without any understanding of the root cause of the problems and without exploration of the real opportunities for improvement. अक्सर वेयर हाउस आप देखेंगे, वो लोगों ने कहा यार बस बना लो, कोई मसला नहीं। जितने भी वेयर हाउस आप देखते हैं ना, उसमें ज्यादातर कहानी ये होती है, वो बस सेठ ने कहा ऐसा बनाना है, ऐसे ही बना दिया, दिखते हैं बची हुई जगह पे बना दिया। बची हुई जगह पे। मैं आपको बताऊं वैसे कि when we make an improvement in warehouse at Indus Motor Company, Seth sent me to Thailand. He said you should go there and learn what best practices, हमारी ज़बान में उसको कहते हैं TMAP, Toyota Motor Asia Pacific. So they said you should go there and learn what best practices they are doing. How you will design a warehouse without the proper knowledge? तो यहाँ पर तो जो वेयर हाउस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बस ठीक है, बंदे ने कहा यार आखिरी बना लो। हमें हसीब साहब बता रहे थे ना, वेयर हाउस को दोबारा कन्वर्ट करके उन्होंने फैक्ट्री बनाई, ऐसे ही कह रहे थे ना आप। तो ये बिल्कुल, इसको आपने ये एग्जांपल अपने साथ रखनी है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है किसी वेयर हाउस के मैनेजर कोई वेयर हाउस डिजाइन करना बगैर डेटा के, जैसे कि डॉक्टर बगैर आपको देखे हुए आपको दवा देगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, देखें अब जरा सुनना है। देखो, although data are often obtainable for recent months and years, देखो डेटा जमा हो रहा है for the current years or few past years, but warehouse will need to be designed for future requirements. It means the data will need to be adjusted to reflect likely changes like such as business growth, changing customer requirements,
एंड द कंपेटिटिव मार्केट प्रेशर, ये चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। क्योंकि मैं आज वेयर हाउस बना रहा हूँ, वेयर हाउस के लिए जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली दिस डेटा इज बेस्ड ऑन करंट एज वेल एज इसका मतलब है पास्ट के डेटा पे मैं फ्यूचर को के लिए वेयर हाउस डिजाइन कर रहा हूँ। तो डेटा Yes. तो डेटा में कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, बेसिकली नॉर्मली डेटा आर कलेक्टेड फॉर द बेस ईयर। बेस ईयर मींस फॉर एग्जांपल द मोस्ट रीसेंट ईयर ऑफ द करंट ऑपरेशन। बेस ईयर हमेशा होता है जो बिल्कुल, यानी इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है बेस ईयर को, द मोस्ट रीसेंट ईयर ऑफ द करंट ऑपरेशन। जो करंट ऑपरेशन में जो सबसे ताजा डेटा होता है उसको कहते हैं बेस। बेस आप कहते हैं ना, जब बेस वो बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो आप कहते हैं बेस ईयर किसको लिया है, याद आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली फॉर द वेयर हाउस डिजाइन यू शुड यूज दिस बेस डेटा। अच्छा, बेस ईयर को लेके फिर आप क्या करते हैं, उसकी नेक्स्ट ईयर पे प्रोजेक्शन करते हैं, ऐसे ही करते हैं नहीं करते? जी सर, उसको इन्फ्लेशन का फैक्टर लेते हैं, प्राइस हाइक लेते हैं, है ना? तो इसलिए इसको आप कहते हैं, इट मींस डेटा शुड बी कलेक्टेड फॉर द बेस ईयर एंड देन प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड इन लाइन विद द बिजनेस प्लान टू द प्लानिंग होराइजन। अच्छा, प्लानिंग होराइजन क्या होते हैं? प्लानिंग होराइजन ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये आप कहीं लिखेंगे कि ये बहुत लोग गलती करते हैं कि जब आप प्लानिंग होराइजन जो है, यू शुड यूज डिफरेंट नंबर, यू शुड यूज नंबर ऑफ प्लानिंग होराइजन। यानी कि एक ही प्लानिंग होराइजन नेक्स्ट 5 years के लिए एक लाइन नहीं मारेंगे, बल्कि आपको प्लानिंग होराइजन बिल्डिंग के लिए कुछ और लेना चाहिए, इक्विपमेंट के लिए कुछ और लेना चाहिए, स्टाफ के लिए कुछ और लेना चाहिए। बात समझ में आई है जो मैंने अभी कही आपसे? जी बताइए, बात समझ में आई जो मैंने अभी आपसे कही? मैं तो आई है, बट जी सर। हम हालांकि रिक्वायरमेंट लेते हैं कि हमें बिल्डिंग स्पेस कम चाहिए और इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए, फिर वो तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना। नहीं, प्लानिंग होराइजन मींस बेटा, मोसी साहब आ गए हैं आप? तो देखें, प्लानिंग होराइजन मींस, जरा सुनना, प्लानिंग होराइजन हमें फिर इसका मतलब है आइडिया नहीं। प्लानिंग होराइजन मींस either we are talking about base data and then you need to project this data into next 5 years। तो इसका मतलब है we are working on 5 years horizon। ऐसा ही आपने कहा नो, we will plan for next 10 years, it means we are considering 10 years horizon। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक आता है, देखें, अगर आप लेबर को 10 साल पे प्लान कर लेंगे तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है 10 साल की पूरी कैलकुलेशन आज क्यों कर लेंगे भाई। इट मींस लेबर को आपको हमेशा लेना चाहिए 1 year होराइजन में बी यूज टू कैलकुलेट द इनिशियल स्टाफिंग लेवल। क्योंकि एक साल के बाद, एक साल में इतने बंदे होंगे, 2 साल में जब नंबर बढ़ेगा तो और बढ़ेंगे, 3 साल में और बढ़ेंगे। तो मैं 5 साल के लिए पूरा प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो डिजाइन, बिल्डिंग का डिजाइन और फिक्स इक्विपमेंट है, दैट कैन बी कंसीडर फॉर 5 years। और इसके अलावा जो लैंड है और अ मॉड्यूलर एक्सपेंशन ऑफ द बिल्डिंग, दैट वी कैन कंसीडर फॉर 10 years। अब समझ में आई बात? जी सर। अच्छा, यहाँ पर ना आपने एक चीज देखना है कि जब डेटा आप बना रहे हो तो वी नीड टू परफॉर्म सम एनालिसिस। उसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग, वेयरहाउस एक्टिविटी प्रोफाइलिंग एंड डेटा माइनिंग इज, ये एक नया टास्क हमारा। डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसमें काम कैसे करेंगे, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आप कहेंगे वेयर हाउस एक्टिविटी प्रोफाइलिंग एंड डेटा माइनिंग।
is basically the systematic analysis of items and order activity. And using this data, we seek to identify and take advantage of patterns of opportunities. We may run some pattern recognition algorithm that may highlight some major opportunities for process improvements and provide an objective basis for project team decision making. Because, for example, आप कहते हैं कि मैंने आपसे कहा कि हम एक प्रोफाइलिंग करते हैं in 8 hours. What hours are peak orders hours? तो पता चलता है हमारा जो peak orders है, और in other words we can say during 8 hours which hours are utilizing 100% of labor. ये बात समझ में आ रही है जी? जी ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम will perform some profiling. अच्छा, ये एक प्रोफाइल मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं अपने वेयर हाउस में ये निकालना चाहता हूँ कि मेरे पास पीक ऑर्डर्स कब आते हैं. मुझे पता चलता है सबसे ज्यादा ऑर्डर मेरे पास आते हैं 8 से 9:15 तक. अच्छा, फिर मैं दूसरी प्रोफाइलिंग करूंगा. इस दौरान जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं वो, सर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा है वो. नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं बोर्ड पे लिखना शुरू कर. ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक प्रोफाइलिंग करना चाहता हूँ. मैं अपने वेयर हाउस में देखना चाहता हूँ कि मेरे पास पीक ऑर्डर्स कब आते हैं. तो पता है मेरे पास जो पहला पीक ऑर्डर्स आते हैं ना, पूरे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सुबह 7 बजे से रात 1 बजे. ठीक है, इसका मतलब है जब मैं पीक आवर्स निकालता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरे पास ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं 8 बजे से लेकर और 9:15. इसका मतलब है, सॉरी ये नहीं, तो मैं ये देखता हूँ कि ये इस टाइम पे जो ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, वो कौन सी प्रोडक्ट के आते हैं. मेरे पास जो इस टाइम पर ऑर्डर आते हैं उनका एवरेज ऑर्डर साइज क्या होता है. इन ऑर्डर्स में 80-20 लगा सकता हूँ. 80% ऑफ प्रोडक्ट कौन 80% ऑफ ऑर्डर कौन सी प्रोडक्ट पे आते हैं. बात समझ में आ रही है? ये आ रही है सर, आ रही है. अरे अच्छा, यही मुझे पता चल सकता है कि ये जो ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं ये ज्यादातर किस एड्रेस के होते हैं, रेजिडेंस के होते हैं या ठीक है. अच्छा, मेरे पास जो ये जो डेटा मैं पूरा देख रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हो ताकि मेरे पास नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं. ऐसे ही इसका मतलब है. बात समझ में आ रही नहीं है? नहीं, लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा. मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ें ताकि नंबर ऑफ कस्टमर्स से ही मेरे पास ऑर्डर्स ज़्यादा आना शुरू होंगे. तो मैं एक प्रोफाइलिंग ये भी कर सकता हूँ कि ये जो मेरा यहाँ पर जो ऑर्डर्स मेरे पास 8 से 9 आते हैं, इसमें कितने कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे रिपीट होते हैं और कितने न्यू होते हैं. निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर. अच्छा, इसका मतलब है कि रिपीट का मैं बाइंग पैटर्न भी निकाल सकता हूँ. निकाल सकता हूँ बाइंग पैटर्न. बताइए. जी सर. अच्छा, जब बाइंग पैटर्न निकाल सकता हूँ तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं बाइंग पैटर्न मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा.
क्यों? क्योंकि ये बाइंग पैटर्न मुझे फोरकास्टिंग बता रहा है। इसका मतलब ये मुझे बता रहा होगा कि इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए। ये क्लियर हो रही है इन्वेंट्री? हो रहा है सर, हो रहा है। अच्छा, यही ऑर्डर जब मैं नीचे आता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास 1 बजे से लेकर और 2:15 बजे तक भी मेरे पास ऑर्डर्स बहुत आते हैं। और ये ऑर्डर्स जो आते हैं ना, इनका प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। यहाँ पर मेरे पास अंडे और डबल रोटी आते हैं, और ये जो आते हैं ना, ये ज्यादातर मेरे पास स्नैक्स आते हैं। और ये जो एवरेज ऑर्डर का साइज है ये डिफरेंट होगा, और ये ज्यादातर ऑफिस के आते हैं। अच्छा, पता ही चलता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर होते हैं वो ज्यादातर फीमेल्स के होते हैं, और यहाँ पर मेल्स के होते हैं। बात कुछ बन रही है? ठीक है, तो ये काम हम, ये क्लियर है ना सारी बातें? जी सर। अच्छा, अब देखें, ये असल में यही आपने सोचना है और इसी के ऊपर ही अब काम करना है जिंदगी के अंदर, जो आपको बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा। अच्छा, इसको हम कह रहे हैं, इसको मैंने कहना शुरू किया है पीज एंड पीज ऑफ प्रोफाइलिंग। अब प्रोफाइलिंग के कौन कितने पीज हैं? ठीक है, तो पहला जो पी है ना वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रोफाइलिंग। तो बहुत सारे पी, मैंने क्या किया कि बहुत सारे वर्ड ऐसे जमा कर लिए जो पी से शुरू होते हैं, ताकि वो आपको याद करना समझे। 5 पी फॉर पीज ऑफ, जैसे आपने वो नहीं पढ़ा था, पीज ऑफ 5 पीज ऑफ मार्केटिंग, है ना? 5 पीज ऑफ मार्केटिंग। तो मैं अपने कह रहा हूँ 7 पीज ऑफ प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो पहला पी जो है उसको हम कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोफाइलिंग। देखें, प्रिपरेशन करने के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज, द फर्स्ट थिंग यू डू बिफोर राइटिंग अ न्यू आर्टिकल इज, देखो जब कोई नया आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले आप पहला काम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसके बारे में मालूमात लेते हैं, बारे में स्टडी करते हैं। एग्जैक्टली, सिमिलरली आई सेड द फर्स्ट थिंग I do before writing a new article is to read what others have written about the topic. जी, ऐसे ही similarly, when you study the profiles of customer orders, purchase orders, items activity, number of items, number of times, purchase sequence or occurrences, inventory levels, and so on. The creative juice should begin to flow as your understanding of the underlying activity improves. अब आपने एक्टिविटी को improve कैसे करेंगे? अब मैं सोच रहा हूँ, जरा सुनना, मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे जब मैंने ऑर्डर्स निकाले तो 80% ऑर्डर्स जो मेरे पास आते हैं वो किन प्रोडक्ट के आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे उन आइटम की क्वांटिटी भी पता हो तो मैं उनको पैक करके रख लूं? तो मेरे yes, sir. तो इसका मतलब है कि जो आपके मोहल्ले में दही वाला है, दूध वाला है, आपने देखा है वो भी 1 और आधा किलो के बहुत सारे थैले बना के रखते हैं। जी सर, जी सर, बनाता है ना? तो इसका मतलब वो दूध के भी बना के रखता है। दूध के भी बना के रखता है। बात कुछ बन रही? तो पहला जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है, टिपिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर वेयर हाउस डिजाइन, फर्स्ट इज द प्रोडक्ट का डेटा चाहिए होगा। अच्छा, प्रोडक्ट का डेटा आप किस तरह से आएगा? प्रोडक्ट डेटा में आप लिखेंगे प्रोडक्ट ग्रुप। अब ग्रुपिंग कर रहे हैं, अब आप वही मेरी वाली एग्जांपल वाली रखें, 8 से 9:15 नंबर ऑफ आइटम्स। अब आइटम्स में आ गए, आपने लिखा प्रोडक्ट ग्रुप में मैं क्या क्या मांग सकता हूँ? मैं मांग रहा हूँ क्वांटिटी थ्रूपुट। क्वांटिटी थ्रूपुट का मतलब है कितना माल मेरे पास से निकला, ऐसे ही। अच्छा, थ्रूपुट आउटफ्लो हुआ थ्रूपुट। अब मैं कह रहा हूँ क्या क्या निकला बाय आइटम। ठीक है, मैंने इतना इन, इसका मतलब है देखो थ्रूपुट कैसे होती है, इन फिर आउट
तो जो बच जाएगा वो इसका मतलब स्टॉक में रहता है। 100 इन होते हैं, 80 निकल जाते हैं, तो 20 रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं निकालना चाहता हूँ कि हाउ मेनी आइटम, इसका मतलब है क्वांटिटी थ्रूपुट में नंबर ऑफ आइटम्स की निकाल सकता हूँ, कितनी क्वांटिटी गई, मैं कितने पैलेट गए ये भी निकाल सकता हूँ, मैंने कितना कितना अगर मैं वॉल्यूम में लेना चाहूँ तो मैं क्यूबिक मीटर, कितना क्यूबिक मीटर मैंने मूव किया ये भी निकाल सकता हूँ, कितना केजी मूव किया ये भी निकाल सकता हूँ, कितने पैलेट मूव किए ये भी निकाल सकता हूँ, कितने केसेस किए ये भी निकाल सकता हूँ, पीसीबी भी निकाल सकता हूँ। ऐसा है या नहीं? अच्छा, अब ये केसेस मुझे बता रहे होंगे कि नंबर ऑफ कितने डब्बे मुझे निकालने पड़े, इसका मतलब है कितने डब्बे मेरे लोगों ने उठाए। पैलेट्स का मतलब है कि मैंने पैलेट्स उठा सकता था या मुझे उसके लिए फोर्कलिफ्टर चाहिए था। केजी का मतलब है, इसका मतलब है कि मैं क्वांटिटी को यानी टोटल थ्रूपुट को पर केजी भी ले सकता हूँ, पर आइटम भी ले सकता हूँ, पर क्यूबिक मीटर भी ले सकता हूँ, पर पैलेट भी ले सकता हूँ, पर लीटर भी ले सकता हूँ। बात समझ में आ रही? तो मैं जी, इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, इसी तरह से अब मेरे जहन में एक और चीज आती है। अब मैं सोचता हूँ वैल्यू थ्रूपुट। वैल्यू थ्रूपुट मींस हाउ मेनी how I mean in terms of dollar or rupee, कितने लाख रुपए मैंने पर डे मेरा रेवेन्यू आता है। ये मेरी फाइनेंशियल फिगर के लिए इंपॉर्टेंट है टू रिकंसाइल सम बिजनेस फाइनेंशियल फिगर्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मुझे सबसे पहले पता चलता है कि मैंने 1,20,000 का अगर मैंने जरा सुनो, अगर मैंने 1,50,000 रुपए का रेंट है तो पर डे रेंट कितना है? 15,000, सॉरी 5,000। अच्छा ये जी बात समझ में आ रही है? जी सर, 5,000। 5,000, इसका मतलब है कि मुझे ये 5,000, अगर मैंने आज सिर्फ 50 ऑर्डर किए तो 100 रुपए पर ऑर्डर आज मुझे सिर्फ रेंट पड़ा है। जी ऐसे ही है? जी तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा रेंट आइडियल पड़ता है 5 रुपए। इसका मतलब है 5 रुपए का मतलब है हर दिन में मुझे 1,000 ऑर्डर चाहिए, नहीं तो मेरी सीपीओ बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, हाँ, कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर पीस। हाँ कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे पास ऑर्डर कम आए। और ऐसे ही बात समझ में आ रही? जी सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ हो सकता है कि मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास कम आए, लेकिन उन ऑर्डर्स में रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। इसका मतलब वैल्यू से मसला हल हो जाएगा। बड़े ऑर्डर से, क्योंकि मार्जिन ज्यादा होगा तो बड़े ऑर्डर आए, लेकिन मार्जिन ज्यादा था तो फायदा हो गया। ऐसे ही कुछ रिकंसिलिएशन बनेगी। जी बन जाएगी सर। अब ये देखिए, हो ये सकता है उसमें 500 भी पूरा कर दें। 500 भी पूरा कर दे। अब देखिए, ये जो बात मैंने आपसे की ना, ये कैलकुलेशन अब आपको करनी होगी कि मैंने आपसे कहा कि वैल्यू निकाल लूं कि मैंने आज के दिन कितने लाख रुपए का माल मार्केट बाहर फेंका है। आप कहते हैं जी मैंने 1 लाख का माल बाहर फेंका। इसका मतलब है कहीं नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैटर करेंगे और कहीं वैल्यू ऑर्डर करेगी। बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है। देखिए, ये वेयर हाउसिंग के लोगों को ये आ जाएगा तो वेयर हाउस काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ये समझ में आ गई दोनों बात? पता चलता जी है सर। छोटे छोटे ऑर्डर्स आए जी सर। जिसमें के पूरे पूरे दिन में आपके पास ऑर्डर्स आ गए बहुत ज्यादा, लेकिन उनसे जो रेवेन्यू आया वो आया सिर्फ 50,000। और 50,000 पे आपका 10% मार्जिन है, तो 5,000 रुपये आपने कमाया, तो आज आपने तो पूरा रेंट में दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल नंबर्स पे हेल्प करेगा आपको। बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये एनालिसिस हम निकाल रहे होंगे। अभी हम सिर्फ देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, राइट नाउ वी आर जस्ट कलेक्टिंग डेटा। ऐसे ही अभी तो हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, अभी हमने कोई काम नहीं शुरू किया। हमने अभी सिर्फ कहा कि जी हम आई सेड टिपिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर वेयर हाउस डिजाइन, क्या क्या डेटा चाहिए होगा। तो हमें डेटा चाहिए क्वांटिटी थ्रूपुट,
कितना माल, अब क्वांटिटी थ्रूपुट मैटर करेगा, सुनना जरा। अगर क्वांटिटी थ्रूपुट बाय पैलेट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कम लेबर से काम हो जाएगा, क्योंकि पैलेट तो लिफ्टर उठा के रख दिया करेगा। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बहुत बड़ी लेबर चाहिए होगी, बहुत बड़ी लेबर चाहिए होगी, तो वहाँ ओपेक्स बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है पर यूनिट, इसका मतलब है लेबर कॉस्ट पर ऑर्डर भी निकालनी चाहिए, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर के हमें ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। बात बन रही है, जा रही है? बिल्कुल होगी सर। अच्छा देखिए, अब मसला ये कि वेयर हाउस को इतनी इंपॉर्टेंस किसी ने दी नहीं, आपके सेट ने कहीं पूछे नहीं हो कि यार सीपीओ निकाल लो, क्यों? क्योंकि हम वेयर हाउस को यूज कर रहे हैं ओनली फॉर स्टोरेज। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं रोल, मेरा आइडिया है रोल बियॉन्ड स्टोरेज, हम उसके अंदर एडिशनल बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा, वेयर हाउस प्रोडक्ट का डेटा जब निकाल रहे हो तो क्वांटिटी थ्रूपुट निकालिए, वैल्यू थ्रूपुट निकालें, एक और निकालें सीजनैलिटी, कितना माल सीजन, यानी इस प्रोडक्ट की सीजनैलिटी कब होती है, पता चला सीजनैलिटी होती है तो मसला आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा जी सर। फिर हमें डेटा चाहिए इन्वेंट्री टर्न्स। इन्वेंट्री टर्न्स आप निकालें, पीक पे भी निकालें और एवरेज पर भी निकालें। हमें एक और डेटा, हमें डेटा इसका चाहिए होगा फॉर प्रोडक्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल यूनिट लोड वेट पर डायमेंशन, यानी कि इसका अब जो केस है, देखें एक केस होता है, केस बोलते हैं बॉक्स को, इंडिविजुअल यूनिट को यूनिट बोलते हैं, पीस इसको पीस कहते हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको आइटम भी कहते हैं और पीस भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स होता है उसको कहते हैं केस, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं पैलेट। बात क्लियर है? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका मतलब है जो नहीं सर, आप एक पानी की बोतल 2.5 लीटर वाली लेके आते हैं वो एक पीस होता है और वो एक आइटम होता है। उसके बाद जो एक 25 बोतल का एक क्रेट होता है उसको केस कहते हैं, और जो 25 के बहुत सारे पैलेट पे रखे होंगे उसको पैलेट कहेंगे। तो अब ये तीनों बातें आपके सामने रहनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक लिखी के यूनिट लोड वेट पर डायमेंशन, हमें एक और चीज का ख्याल रखना चाहिए, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर लाइन समझते हैं क्या होता है? SKUs सर, नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस मैं बताऊं थोड़ा सा, नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस आप लोग? जी सर बता दें। नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस बताऊं? जी सर। ठीक है, नंबर जी ऑफ सर ये बता दो। नंबर ऑफ ऑर्डर लाइन क्या होता है, जरा सुनिए। ये फाइनेंस वाले ने कुछ बताया होगा, तो मेरा इंतजाम कर लोगे। तो देखिए, ये आपके पास एक ना ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे आपके पास लिखा हुआ आता है आपको एक्स प्रोडक्ट चाहिए 15, इसकी कीमत है 50 रुपये। वाई ऑर्डर उस बंदे ने मांगे 12, 100 रुपये। जेड मतलब प्रोडक्ट उसने मांगी है 5 ऑर्डर और उसका साइज है 10। इसका मतलब है ऑर्डर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 750, 1200 और 50, तो हो जाएगी 800 और 2000। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये ऑर्डर वैल्यू, ये क्लियर है बात या नहीं? जी जी। अच्छा, अब इस ऑर्डर में कितने आइटम मांगे गए? 3। इसको बोलते हैं 3 लाइन। नंबर ऑफ SKU का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस। अब क्लियर हो गई सारा? रही मैंने आपको कहा था सर, SKUs ही कहा था आपको। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नंबर ऑफ ऑर्डर लाइन मींस नंबर ऑफ SKUs ordered in one order, in single order. It means, अच्छा अब ये पता है क्या होता है, ये डेटा मैं क्यों निकालता हूँ? अगर मेरे पास, सर सुनना मेरी बात, मैं आपको सोच रही, आपको सवाल ही पूछा यार ये आप क्यों करवा रहे? देखिए मैं इससे क्या निकालूंगा, अगर मेरे पास, मैं एक टर्म और निकालूंगा, एवरेज ऑर्डर लाइंस। एवरेज ऑर्डर लाइंस, एवरेज ऑर्डर लाइंस का मतलब है कि अगर मेरे पास ज्यादातर ऑर्डर 3 SKUs के होंगे तो मेरा एवरेज ऐसे ही आएगा 3.1, 3.2 या 3 के आसपास आएगा, ऐसे ही आएगा जी। क्योंकि कोई कोई 2 का भी होगा, कोई 4 का भी होगा, कोई 3 का, मेजोरिटी 3 के होंगे, 2 के, 4 के होंगे, तो सब मिलके एवरेज ऑर्डर लाइन आता है 3। इसका मतलब है मेरा कोई भी ऑर्डर 3 से ज्यादा
नहीं होता, ऐसे ही है। अब 3 से ज्यादा नहीं है, तो अब मेरी कहाँ मुझे डिसीजन में हेल्प करेगा, आगे चल के देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये थी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थी? प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा जो आपने जिसके ऊपर काम करना है उसको कहते हैं ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थी प्रोडक्ट। अब हम करेंगे ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर मैं ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसिकली, इट मींस ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं मुझे कस्टमर बिहेवियर की तरफ भी ले जाएगी बात में, ऐसे ही होगा ना जी। जी सर। अच्छा, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो आपने काम करना है उसको कहते हैं ऑर्डर प्रोफाइल। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑर्डर प्रोफाइल। अच्छा, ऑर्डर प्रोफाइल क्या होता है? ऑर्डर प्रोफाइल फॉर एग्जांपल लाइंस पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितनी लाइंस हैं आपको समझ में आ गया, और इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस। ठीक है, लाइंस पर ऑर्डर। एक और निकालते हैं, उसको कहते हैं यूनिट्स पर ऑर्डर लाइन। यूनिट्स पर ऑर्डर लाइन, इसका मतलब क्या हो गया कि कितनी क्वांटिटी मांगी गई है यूनिट्स पर ऑर्डर लाइन। इसको भी अगर मैं निकालूं एवरेज यूनिट्स पर ऑर्डर लाइन, तो मुझे पता चल जाएगा ज्यादातर मेरे जो ऑर्डर आते हैं वो हमेशा एक को आधा को एक को आधा किलो वाले आते हैं। तो इसका मतलब है रेडीनेस बढ़ जाएगी। ये क्लियर है बात? बिल्कुल मसला हो रहा है। सर लाइंस पर ऑर्डर बता दीजिएगा। लाइंस पर ऑर्डर बेटा मैंने अभी बताया था ना, लाइंस पर ऑर्डर। लाइंस पर ऑर्डर यानी ये एक ऑर्डर आया था, इसके अंदर 3 लाइन। नंबर ऑफ एसकेयूज। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस और लाइंस पर ऑर्डर एक ही बात है। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस, एक ऑर्डर में कितनी लाइनें हैं। अच्छा, एक और जो हमें निकालना चाहिए, यानी ऑर्डर प्रोफाइल के बाद हमें एक और निकालना चाहिए। अच्छा देखिए, ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ ये कोई फाइनल नहीं, ये ज्यादातर जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ दिस इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ये डेटा हमने कलेक्ट किया तो हमें कुछ काम की बातें या रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे आए। तो ऑर्डर लाइंस में एक और, इन ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और आप काम कर सकते हैं, वो हो सकता है, उसको कहते हैं ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। ये भी अभी मैंने आपको बताया है, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आप पर वीक निकाल सकते हैं, बाय वीक निकाल सकते हैं, बाय वीक। आपको ये पता चलेगा कि महीने का जो आखिरी हफ्ता होता है ना उसमें ज्यादा ऑर्डर, तो महीने के पहले हफ्ते में ऑर्डर ज्यादा आते हैं, फिर ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स पर वीक जो है वो मुझे अपनी लेबर को मैनेज करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा जी सर। कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा, इसका मतलब है मैं बाय डे भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैं इसका मतलब बाय टाइम भी निकाल सकता हूँ। देखिए मैंने निकाला था, याद है आपको, मैंने बताया था कि 9 से 12:15 मेरे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं और 2 से 1 से 2:15 तक आते हैं, ऐसे ही। जी सर। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं बाय सीजन भी निकाल सकता हूँ, जैसे वो निकालते हैं कौन सा 10-10, 11-11 बाय सीजन। ब्लैक फ्राइडे, पता नहीं कौन सा फ्राइडे नहीं निकालते रहते हैं, दिन दराज वाले भी निकालते हैं। इसका मतलब है ऑर्डर फ्रीक्वेंसी उन दिनों में ज्यादा बढ़ जाती होगी। इसका मतलब ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि वहाँ लेबर भी मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे वहाँ पर लेबर की टाइमिंग भी ज्यादा चाहिए, और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर फ्रीक्वेंसी विल हेल्प मी टू मैनेज और टू अरेंज राइडर्स। क्योंकि जब ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो राइडर्स भी तो ज्यादा चाहिए होंगे, नहीं तो अगर राइडर ज्यादा नहीं होंगे तो लीड टाइम बढ़ जाएगा, डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा। ये बातें सारी ऊपर से तो नहीं जाएंगी सर। अच्छा, एक और डेटा, एक और ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे हेल्प करेगी, और आप उसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस फॉर ईच एसकेयू। ये समझ में आई जो बात मैंने बताई? नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस फॉर ईच एसकेयू। जी सर। सर बट एसक्यू की एक ही लाइन नहीं होगी,
नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस फॉर ईच एसकेयू। इसका मतलब है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऑर्डर थ्रूपुट पर आइटम थ्रूपुट लेना चाह रहे हैं ना सर ये? हाँ, पर आइटम थ्रूपुट निकालना चाह रहा हूँ। यानी मैं इसको यूज करूंगा मैं पिकिंग में। ये मुझे बताएगा कि कौन सा आइटम जिसकी नंबर ऑफ ऑर्डर लाइंस बहुत ज्यादा होंगी उसकी पिक फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो तो बार बार आ रहा है। ये बात समझ में आई? ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया या नहीं? ये एक्सप्लेन करूं? आ गया सर, आ गया। अच्छा, फिर ना एक और ऑर्डर में हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं टाइम प्रोफाइल। टाइम प्रोफाइल क्या होगा? मैं देख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रिसीव बाय वीक। कौन से वीक में ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं? बट 25% ऑफ ऑर्डर्स इन थर्ड वीक। ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रिसीव बाय डे। ऐसा ही किस दिन ज्यादा आते हैं? आपको लगेगा कि यार हमेशा ऑर्डर्स जो है ना वो जुमेरात को ज्यादा आते हैं और मंगल को ज्यादा आते हैं। बाय आर भी कर सकता हूँ, किस घंटे में परसेंटेज, यानी एक दिन में अगर अब इस दिन को पूरा 100 मान लूंगा तो कौन से घंटे में ज्यादा ऑर्डर आते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल हो गई सर। बिल्कुल हो गई। अच्छा, फिर एक और मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, उसको कहते हैं यूनिट लोड रिक्वायरमेंट्स। ज्यादातर जो यूनिट लोड कैसा आता है? प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, या टर्शियरी आता है। ठीक है ना, जिसको हमने कहा है ईच, यानी आइटम, केस और तीसरे को पैलेट। ठीक है, ये भी क्लियर है। अच्छा, एक और चीज हमें क्लियर करनी होगी, उसको बोलेंगे ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक में हम ना सर्विस लेवल्स निकाल सकते हैं। सर्विस लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं? कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम, कट ऑफ टाइम का मतलब होता है कितने बजे के आपको लिखा होता है कि अगर आप 11 बजे तक ऑर्डर देंगे तो डिलीवर होगा, 11 बजे के बाद हम ऑर्डर रिसीव नहीं करते। आ रही बात समझ? इसका मतलब है कि 11, यानी एक और देखिए, कट ऑफ टाइम का एक और आइडिया होता है, वो भी जरा सुनते हैं। आप ये कहते हैं कि जो ऑर्डर मुझे आज शाम 5 बजे तक मिल जाएगा, दैट विल बी डिलीवर्ड टुमारो 8 AM। इसका मतलब है कि आपके पास इसको तैयार करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी छुट्टी 6 बजे हो जाती है तो 1 घंटे में ये ऑर्डर तैयार होकर होना चाहिए। सुबह जब ऑफिस शुरू हो तो बंदा लेकर निकल जाए। सही है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? जी सर। अच्छा, अब आपने डेटा और जमा करना है थोड़ा सा, और आपने डेटा जमा करना है, उसको आप कहेंगे आपको कहना चाहिए डिस्पैच पैटर्न्स और इनटेक एंड डिस्पैच पैटर्न्स। इनटेक एंड डिस्पैच पैटर्न्स, ये सारा भी डेटा आपके पास आ रहा है। अभी मैंने आपसे कहा ना, अभी आपके टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, अभी हमने डिजाइन शुरू नहीं किया। तो पहला एक और इनटेक एंड डिस्पैच पैटर्न हो सकता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे एंड बाय आवर्स। कितनी गाड़ियां आपके पास डिस्पैच होती हैं, अकॉर्डिंगली आपको फिर अपने डॉक वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे, तो गाड़ियां खड़ी रहेंगी। आपने एक और डेटा कलेक्ट करना है टाइप ऑफ व्हीकल्स, बिकॉज व्हीकल्स की अगर हाइट अलग अलग होगी ना, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी कम होगी, किसी। अच्छा, व्हीकल्स का जब आप टाइप ऑफ व्हीकल का डेटा ले रहे होंगे तो आप ये भी देखेंगे आइदर द व्हीकल इज अ साइड लोडेड और एंड लोडेड। पीछे से माल बिल्कुल बिल्कुल सर। साइड से पता चलता है। आपने डॉग बना दिया, पीछे से लोड होने, गाड़ी आ गई, उसने बोला हमारा डाला, तो साइड से खुलता है, पानी खत्म। ठीक है। अच्छा, आपने डिस्पैच में ये निकालें कि आपने कितने % अपनी गाड़ी से करेंगे, कितना थर्ड पार्टी से करेंगे। आपने क्रॉस डॉकिंग का प्रोफाइल भी निकालना है कि किस वक्त कितना माल आपका क्रॉस डॉक होता है और कितना जो है वो आपके पास मैनेज करता है। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो रही है बात? जी बताइए। अच्छा, जी सर। इसके बाद आपने
मैंने आपसे कहा कि आपने वेयर हाउस के बेसिक ऑपरेशंस लिखने के कौन कौन से होंगे, फिर आपने यू नीड टू आइडेंटिफाई some एंसिलरी फंक्शंस। एडिशनल आपकी वेयर हाउस में क्या होगा, पैकिंग होगी, रिटर्न्स होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, बैटरी चार्जिंग होगी, ऑफिस होगा। ये सारे काम आपको पता होने चाहिए। नहीं कि वेयर हाउस के हमने आपको बताया ना कि हमने बनाया तो बैटरी चार्जिंग एरिया ही भूल गए। तो आपने जब वेयर हाउस के ऑपरेशंस लिख रहे हो तो उसके अंदर ये चीजें ऐड करें बेसिक ऑपरेशंस के अलावा। आपने वेयर हाउस क्लीनिंग, मेंटेनेंस वर्कशॉप, क्योंकि जो आपकी चीजें होंगी उनकी मेंटेनेंस हो रही होगी, स्टैंड बाय जनरेटर, रेस्टोरेंट जहाँ पे टीवी लोग चाय पियेंगे, और लॉकर रूम्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप वेयर हाउस की डेटा जो आप जमा कर रहे हैं, यू शुड कलेक्ट सम डेटा अबाउट द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिक्योरिटी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग गेट हाउस, ट्रक पार्किंग एंड मैन्यूवरिंग। रेडियस मोड़ने का जी। जी। अच्छा, ट्रक पार्किंग के साथ ही थोड़ा सा एरिया आपने के मैन्यूवरिंग का भी देना है, ताकि वो अपनी सफाई सब अगर करना चाहता है, रेडीनेस किसको बोलते हैं। कार पार्किंग, व्हीकल का अगर कोई वॉश का एरिया है वो भी देख लेंगे। आपके यहाँ अगर फ्यूलिंग खुद होती है, जैसे हमारी कंपनी में तो हम लोगों ने हमारे यहाँ डीजल जो था वो कंपनी खुद इन हाउस गाड़ियों को खुद ही फ्यूलिंग करती थी, तो वो उसकी जगह होनी चाहिए। आपको फ्यूलिंग कैसे होगी, फ्यूलिंग का पॉइंट होना चाहिए। साथ साथ आपने फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिजाइनिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। आप जो है किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रीडिजाइन करें। अच्छा, जब आप किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रीडिजाइन करेंगे तो आपने कुछ डेटा जमा करना है। फॉर एग्जांपल उसके उस बिल्डिंग का एक्सिस कैसे है, उस बिल्डिंग की ग्राउंड कंडीशंस कैसी हैं। यू नीड टू अरेंज ड्राइंग टू शो बिल्डिंग डायमेंशंस, कॉलम्स, ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास, आपको पता चला बिल्डिंग में ऊपर इतना लोड लगा दिया तो हम तो नीचे बैठ गए। ठीक है। or also you should study about electricity and some utilities। ये बेसिक डेटा सारा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है फिर काम वाम चलेगा। along this operations data, I mean customer orders, order profile, customer order characteristics and item characteristics, you need to arrange some cost data। ये भी मांगेंगे आप। अच्छा, कॉस्ट डेटा कैसे मांग सकते हैं? कॉस्ट डेटा में आपके पास मालूम चाहिए कि व्हाट अबाउट द रेंट और लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको रेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगर रेंट नहीं पता तो आप सीपीओ नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, आपने रेंट मालूम करना है और लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल के डेप्रिसिएशन का रेट अदरवाइज निकालना है। अच्छा, साथ साथ यू नीड टू आस्क फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी कॉस्ट। इसकी मेंटेनेंस की और सिक्योरिटी की कॉस्ट है। आपने हीट की, लाइटिंग की, यूटिलिटी कॉस्ट, यस यूटिलिटी कॉस्ट, जिसमें आपने पावर, लाइट और पावर की निकालनी, एयर कंडीशनिंग भी निकालनी। आपने वेज रेट्स लेने हैं और शिफ्ट प्रीमियम लेना है। शिफ्ट प्रीमियम भी होता है कि ओवर टाइम अगर देंगे तो ड्योड़ा देंगे या डबल देंगे। ड्योड़ा का मतलब होता है 1.5। साथ साथ आपने पूछना है हमारे पास कितने इक्विपमेंट हैं, उनकी इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, आपकी कंपनी में डेप्रिसिएशन रूल क्या है, ये लिख के रखेंगे। डेप्रिसिएशन रूल अगर गलत लगा दिया तो पूरा वेयर हाउस की फिजिबिलिटी आउट हो जाएगी। ठीक है। आपने मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेनी है। देखिए, हमने जो वेयर हाउस अभी तक बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में जो बड़े वेयर हाउस बनाए उनके ऊपर ये एक मैं आपको वो सारी बात बता रहा हूँ जो एज एडवाइजर आई प्रोवाइड टू द को कंसल्टेंट के ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए। ये उनसे पूछो कि भाई ये हमारे आपके पास फोक डिफर है, ये कितने का है, इसके डेप्रिसिएशन रूल आपकी कंपनी में क्या है, एंड व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट, कि आपके इस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है ऑन एवरेज। जी वासिफ साहब। सर, ये जो कॉस्ट्स हैं इनको पर ऑर्डर डिवाइड करना बेहतर अप्रोच है या पर एसकेयू डिवाइड करना बेहतर अप्रोच है? असल में देखें, पर ऑर्डर भी निकाला, क्योंकि देखें असल में तो हम ना कस्टमर से कमा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि कस्टमर जो है वो
ये मेरी मर्जी से तो SKU ऑर्डर करेगा नहीं ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पर SKU भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि पर SKU निकाल के मैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक कर सकता हूँ कि ये इससे मैं पर SKU कमा क्या रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें एक मसला ये हो सकता है कि अगर मैंने पर ऑर्डर निकाला और पर ऑर्डर में मेरे कस्टमर ने सारे वो वाले ऑर्डर कर दिए जो कि लो एंड पर थे, तो पर ऑर्डर फिर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, तो मुझे पर ऑर्डर भी निकालना चाहिए, पर SKU भी निकालना चाहिए, मुझे सीजनैलिटी पे भी निकालना चाहिए। मेरा तो ख्याल है मुझे पर एम्प्लॉय भी निकालना चाहिए कि यार एक बंदा ने उस ऑर्डर में मुझे कितना कमा के दिया। अच्छा देखिए, अगर ये डेटा आ जाए तो वासिफ साहब अपनी मर्जी से जो दिल चाहे निकाल लेंगे, असल तो डेटा है ना। सही। तो अच्छा डेटा आ गया, अब देखें आप, आई एम ग्लैड कि यू आर आस्किंग। इसका मतलब है अब हमने सोचना शुरू कर दिया है कि हाउ टू यूटिलाइज दिस डेटा। इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि मैं पर ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, फॉर सम प्रोडक्ट्स पर यूनिट विल मेक सेंस, क्यों? क्योंकि एक कस्टमर पर ऑर्डर में हो सकता है कि एक कस्टमर ने मुझे सारे वो वाले आइटम ऑर्डर कर दिए जिसमें कि मेरे मार्जिन हाई थे, ऐसे ही है। बिल्कुल सही। तो वहां पर मेरी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और अच्छा वो कस्टमर मेरा फिर वो वाला कस्टमर बन जाएगा जो कि क्या कहने, क्या होगा वो उसका, मैं प्रीमियम। या प्रीमियम कस्टमर होगा ना, जिसको कि मैं ज्यादा वैल्यू देंगे, ऐसे ही बिल्कुल सही। है ना। इसका मतलब है कि वो हमारा मेरा कस्टमर ऑफ चॉइस बन जाएगा। मैं चाहूंगा सही, कि यार बिल्कुल वो सही। मेरा वो कस्टमर हमेशा रहे, क्यों? क्योंकि वो उससे जो है वो मैं पैसे बनाता हूँ, ऐसे ही। तो और कोई प्रोडक्ट अगर कोई लो वैल्यू होगी तो उसके ऊपर फिर मुझे देखना होगा कि उसकी अच्छा, अगर मैं देखो पर ऑर्डर निकालूंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी विद रेफरेंस टू कस्टमर चेंज हो जाएगी, और अगर पर SKU निकालूंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी पर आइटम चेंज हो जाएगी कि इस आइटम को मुझे कॉस्ट कैसे कम करनी है। सही। इसका मतलब कोई मुझे पर ऑर्डर निकालूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं राइडर के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। बिल्कुल ये हमारे पास एक फ्लोटिंग कॉस्टिंग मॉडल सा बन जाएगा। हाँ, तब करना है। अच्छा देखिए, अब ये सारी काम हमें उसूलन तो क्लाउड बेस्ड IT बेस्ड ही करने चाहिए। अब वेयर हाउसेज में इस लेवल पे काम होता नहीं है। इवन मैं अगर आपकी कंपनी की बात करूं तो आप भी नहीं करते होंगे इस लेवल पे। उसूलन आपकी कंपनी में ये करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉस्ट तो कंपनी को ही पड़ जाए, यानी कंज्यूमर को ही पड़ जाती है ना। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही है। कि जितनी देर ढूंढने में, अच्छा देखें कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो सफरिंग, बिकॉज जितनी देर वो पार्ट ढूंढने में मुझे लगता है, जो वो पार्ट मुझे नहीं मिलता, कस्टमर सफर करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है वो पार्ट आपके पास मौजूद होता है, आप कहते हैं ये इम्पोर्ट का पार्ट है, मुझे मंगवाना पड़ेगा। और कभी ऐसा होता है कि वो पार्ट, मैं बिल्कुल एंड की बात कर रहा हूँ जहां पर के खंबा लगा रहे हैं और तार खींच रहे हैं और उसको कुंडे नहीं मिल रहा है या उसको कनेक्टर नहीं मिल रहा, ये भी मसला आता है। कहते हैं यार इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है क्योंकि एक पार्ट ऐसा रह गया है जो कि इम्पोर्ट करना है। सर अभी एक करंट एग्जांपल शेयर करूं, मुझे अभी एक पार्ट चाहिए था, वो अब हमारा शटडाउन गुजर गया, वो आया नहीं, डिले हो गया। अब परसों मेरे पास कॉल आई प्लानिंग से कि जी ये आप कब कंज्यूम करेंगे। मैंने कहा तो कंज्यूम करना था, आप गुजर गया शटडाउन। तो कहने इसका मतलब इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, वो आ रहा है $1 लाख का। यस। तो कहने अरे यार तुमने यहाँ हिट दे दी। मैंने कहा हिट मैंने कहाँ दे दी, ये तो आपने अरेंज नहीं करके दिया मुझे, मैंने हाँ, तो लगाना था। तो इसका मतलब है कि अब वो पार्ट, अब देखें, इसका मतलब वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा और कुछ दिनों बाद ना, कोई 1 साल बाद वो इन्वेंट्री में, क्योंकि वो एयरफोर्स की तरह तो होगा नहीं कि वो साहब सुबह आकर रोज उसको देखा करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं होगा। तो 1 साल बाद ना वो पार्ट जब आपको चाहिए होगा ना, तो फिर इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही होगा, नहीं होगा सर ये ऑडिट जब इंशाल्लाह होगा ना होना तो तो बम बन नहीं के, जी। जब ऑडिट होगा ना फिर बम बन के आएगा ये सामने। असल में ऑडिट में वो कंज्यूम करवा चुके होंगे, ऑडिट में वो कंज्यूम करवा देते हैं, उनके लिए इतना मसला थोड़ी है। हो सकता है वैसे, पता है एक और चीज होती है ये ना, बाज दफा ना ऑडिट आ गया ना, उसने कंज्यूम भी कर दिया होगा, आप तो सिस्टम में देख नहीं रहे उसको, आपने उसको बता दिया ना, उसने चार्ज कर दिया होगा आपको।
जी, वो लेजर में चार्ज करा के ना जीरो कॉस्ट के ऊपर रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न करा जी, ये नॉर्मल प्रैक्टिस। और वो जीरो के ऊपर ना आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीस का माल पड़ा हुआ है, बिल नॉट मिलियन। बेजर मासूमाना तरकीब सबसे ज्यादा यही है जी, इस वक्त आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीस का माल पड़ा हुआ है, नॉट मिलियंस जी, और वो बिलियंस 1 रुपये कॉस्ट होता है। और वो हर साल ना आप कोई 1 अरब रुपए का जो है वो हर साल ऐसा राइट ऑफ करते हैं, 1 अरब का, कभी 500 का, कभी 800 का, कभी 700 का। ठीक है, ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे। आपकी एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप निकालें ना तो आपको सब नजर आ रहा है। तो अच्छा, अब ये क्लियर हो रही है बात ना जो मैं बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन रूल पूछेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट निकलवाएंगे। अच्छा, ये अल्टीमेटली आपकी नॉलेज भी ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाएगी जब आप इतने ऐसे सवालात लोगों से पूछेंगे कि भाई पावर की कॉस्ट क्या आती है मुझे बताओ, लाइटिंग की क्या आती है मुझे बताओ, वाटर की क्या आती है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस, बिल्डिंग की मेंटेनेंस कितनी है, वेज रेट्स आजकल क्या चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपकी नॉलेज ऊपर जा रही है। until unless you don't have this knowledge you can't become a wholesome person। यहाँ तक क्लियर हो रही है ना? अच्छा, एक और चीज जो आपके जहन में रहनी चाहिए, क्योंकि हम बाज दफा नया वेयर हाउस शायद आपको चांस कम मिले, यकीनन आप किसी एग्जिस्टिंग वेयर हाउस के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, तो ये नहीं करेंगे कि अजम्पशन लेके खामोश बैठे। मस्ट बी हाईलाइटेड एंड एग्रीड विद द टॉप मैनेजमेंट। तो भाई मैंने ये अज्यूम किया, ये ना हो कि उसके बाद एक दिन आपको ना वो नहीं खबर दे दे कि यार ये तो आपने दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। उस दिन आपको बहुत परेशानी मिलेगी। मैं बताऊं आपको शायद पूरा 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 जो प्रोजेक्ट होगा वो कहीं खराब ना हो जाए, ये ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा, प्रोफाइलिंग जितनी कर सकते हैं आप, मैंने आपसे कहा कि आपने प्रोफाइलिंग के ऊपर तो काम करना है। आपने ये देखना है कि कौन से आइटम पर ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, कौन से आइटम्स कम आते हैं, कौन से आइटम जो है वो 80% पॉपुलेशन है, कौन से आइटम 20% है। ये सारी बातें आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। आ रही है बात समझ में? तो एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर बेस करनी है, मैं एक डेटा कलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, एक किसी और एक एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज के हाउ टू यूज अ मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ अ रेंटेड एंड अ privately operated warehouse space। So it can be like this। अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे चलूँ और मैं आपको एक एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाऊँ और हम देखें कैसे। ठीक है, तो इस पूरे गेम में मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि प्रोफाइलिंग पे फोकस करना है। अगर प्रोफाइलिंग नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि किसी मुकाम पर आपको मुश्किलात हो जाएं और हम वो ना कर पाएं जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोफाइलिंग को फोकस करेंगे। ये एक ये डायग्राम मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ बनाई और शेयर भी की, और मैंने आपसे कहा बेस्ड ऑन डेटा you will tell me how many square feet we need as a rented, and what about our own operated space। इतनी बड़ी जगह मुझे चाहिए और इतनी बड़ी जगह मुझे रेंट आउट करनी है। ठीक है, तो हम एक डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये डेटा है मेरे पास मेरे साथ रहना है बहुत गौर से। ठीक है, सुनना है आपने और इसको देखना भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड पे करूँ, लेकिन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो आप लोग साथ रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, एक केमिकल कंपनी है, इज स्मॉल केमिकल कंपनी एंड दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ वेयर हाउस। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्शन उन्होंने निकाली है पूरे 12 महीने। यहाँ तक बात समझ में आ रही?
जनवरी की प्रोजेक्शन है 66,000 kg। और देखिए अब प्रोजेक्शन कैसी हो रही है, बहुत कम भी है और बहुत ज्यादा भी है। समझ आ रही है? 28 लाख भी है और 66,000 भी। इज इट ओके? नहीं सही, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है जी। अच्छा देखिए उसके बाद फिर कम भी हो जा रहा है। तो सीजनल है ये तो। अब यही तो ये देखें बेटा, यही तो हमें यानी कि बिल्कुल ही सिंपल सिंपल तो नहीं पढ़ना ना हमें, तो बहुत हम अभी मैं आपसे ना इसके ऊपर पूछूंगा तो अभी पता नहीं कैसा जवाब आ जाए कि हम सोचें यार हम क्या सोच रहे थे और सवाल ने हमें यानी सिस्टम ने क्या जवाब दिया। बेसिकली तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं आपको एनालिटिक्स की तरफ लाना चाहता हूँ यूजिंग डेटा। यानी योर डिसीजंस मस्ट बी बैक्ड बाय सम एनालिसिस। यानी आप ये ना कह रहे हो ये तो ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन सम डेटा। ठीक है, तो ये एक वेयर हाउस है, इंटेंशनली ऐसा पागल बने का डेटा लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इस डेटा के नीचे कुछ बातें मैंने लिखी हुई, ये डेटा ये साथ साथ आपके कहीं लिखेंगे क्योंकि मैं आगे चल के इसको आपसे पूछूंगा और हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैंने आपसे कहा अच्छा देखो न्यूमेरिकल करने की ना आदत थोड़ी सी डालनी है सही, क्योंकि हम आमतौर पर आप लोग जरा हम स्लाइड से काम चला देते हैं, ठीक है, तो लेकिन थोड़े एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करें। तो मैंने आपसे कहा क्या मंथली टर्नओवर क्या है 3। इसका मतलब है क्या हो रहा है, मंथली टर्नओवर कैसे निकालते हैं, मंथली सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे ही होता है, निकाला जाता है, पता है ना। जी सर। तो जी टर्नओवर सर। यहाँ पर मैंने क्या कहा है 36 टर्न्स पर ईयर। इसका मतलब है ये इन्वेंट्री साल में 3 दफा घूमती, महीने में 3 दफा, ये भी महीने में 3 दफा, ये ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही है ठीक है, और देखेंगे सर। यही अगर साल की 3 होती तो इसका मतलब है कि 121 दिन में रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है। 121 दिन में, साल में 3 होती है, महीने में 3, इसका मतलब 36 दफा घूमता है, एवरेज 36 इन्वेंट्री घूमती 36 दफा घूमती है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा अब देख, अच्छा ये सारी बातें ना हमने फाइनेंस अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, लेकिन मसला ये कि मैं इसको यहाँ अप्लाई करवाना चाहता हूँ। अकाउंटिंग के नंबर से तो बहुत आसान लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन मैं इसको यहाँ अप्लाई करवाना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ मंथली एवरेज टर्नओवर इज 3 और 36 पर ईयर, क्योंकि ये मंथली है। अगर अभी आपने कहा ये एनुअल होता तो गेम प्लान डिफरेंट हो जाता, ऐसे ही था। जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा is to be maintained for the warehouse. Of the total warehouse space 50% is used for aisle। देख रहे हैं आप, यानी इसका मतलब है इस वेयर हाउस में बड़ा दूर दूर चीजें रखी गई। यानी अगर मेरे पास जगह है 2000 स्क्वायर मीटर है तो 1000 किस में इस्तेमाल हो जाएगी, आइल्स में, आइल्स में। और आगे सुनेंगे एंड ओनली 70% इज यूटिलाइज टू एंटिसिपेट वेरिएबिलिटी इन स्पेस रिक्वायरमेंट्स। और जो 50% बचेगी उसका भी 70% यूज होगा। यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं? जी सर। बाकी क्यों नहीं यूज हो रहा पता है, क्योंकि कहता है बाकी क्यों नहीं यूज हो रहा, बाकी यूज इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन स्पेस रिक्वायरमेंट। क्योंकि कोई केमिकल का डब्बा इतना बड़ा है और कोई केमिकल का डब्बा इतना बड़ा है, तो इसका मतलब ये स्पेस तो बचेगी बचेगी, ये तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे दूसरा रख दें, अभी भी नहीं बिल्कुल। ये बातें समझ में आ रही है मैं बोल रहा हूँ। जी सर, वो स्टैंडर्ड पैकिंग डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऐसे। हाँ डिफरेंट, तो यूटोपियन नहीं लगता, रियल कॉन्सेप्ट है हाँ ऐसे ही। तो आपको कोई भी चीज ऐसी लगनी चाहिए कि यार ये बातें बिल्कुल आप। अच्छा साथ साथ मैंने एक और बात कही, एन एवरेज मिक्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स ऑक्युपाइज 0.5 क्यूब मीटर ऑफ स्पेस पर केजी पर पाउंड। ठीक है,
इसका मतलब है अगर कोई चीज 2 पाउंड की होगी तो उसका वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 क्यूबिक फीट होता है 1 पाउंड का, तो 2 पाउंड का 1 क्यूबिक फीट हो जाएगा। ठीक है, सारा रईस साथ है, बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा जी सर। आसिफ भाई? जी सर। कोई मसला तो नहीं हो रहा? फुरकान जाजेब, फैसल हमीद साहब, उसामा जमील, नहीं सर। उमैर शेख? नो सर, ऑल क्लियर। क्लियर है जी ना? सर। अच्छा नहीं सर, मोहसिन सही। साहब भी आए हुए हैं। जुबैर तुम भी आए हो भाई? जुबैर लेट क्यों आए थे इतना आज? जी सर, मैं भी आया हूँ। लेट क्यों आए थे? मैंने देख लिया था लेट, तुम लेट आए हो, तुम चुपके से आए हो, लेकिन मैंने नोट कर लिया। सर असल में टाइम डिफरेंस है तो थोड़ा पता नहीं चला। इस चीज का, तुम लंदन में हो गया भाई? सर मैं टर्की में हूँ। टर्की में आप? अच्छा, जब भी आप पिछली क्लास में भी नहीं आए थे। जी सर, वो फ्लाइट थी उस दिन। तो टर्की में बड़ी सर्दी पड़ रही है भाई, वो तो बर्फबारी। आप जी सर, काफी सर्दी है। इस्तांबुल में हैं? जी सर, इस्तांबुल में हूँ। अच्छा, वहाँ तो बहुत सर्दी है, जरा बच के रहना भाई। जी काफी सर्दी है ना? अच्छा अच्छा, आप वहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप वहाँ क्या कहते हैं, कब वापस आ रहे हैं? सर 12 तो वापस आऊंगा। अच्छा, तो कल वाली क्लास ऑनलाइन ले लेना, फैसल भाई से किसी से कहो, इनसे कोई, अगर तुम्हें वैसे कोई, जी सर इंशाल्लाह। वीना से कहना इसको ऑनलाइन कर दें ना। तो चलें, जी सर। अपना ख्याल रखेंगे। चलें, तो जी सर, अब बात ये हुई कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब और इसको कितना स्टैक किया जा सकता है? 16 फीट। यहाँ तक बस, इसका मतलब है 16 फीट हाइट से ज्यादा कोई चीज नहीं जा सकेगी। इसका मतलब है 16 फीट का मतलब है मैक्सिमम जो यहाँ इस 16 फीट में वजन आ सकेगा वो 32 पाउंड आ सकेगा। यहाँ पे समझ में आ रही है क्या सर? जी बताइए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जरा इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं इसको, ठीक है? तो अब मैं नेक्स्ट इस पे आ गया। कहता है द वेयर हाउस विद इक्विपमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर $30 पर स्क्वायर फीट। तो अगर अपना वेयर हाउस बना रहे हैं तो देखें, अभी डेटा आपको कितना चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट का डेटा चाहिए। मैं इसलिए बताना चाह रहा था डेटा कौन कौन सा चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, जरा देखिए। द वेयर हाउस कैन विद इक्विपमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ₹30 पर स्क्वायर फीट। और मोटाइज कितने साल पे किया हुआ है? 20 साल पे। और ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है? 0.05 पर पाउंड। यहाँ तक क्लियर है? यानी थ्रूपुट, यानी 1 पाउंड मूव करेंगे तो 0.05 पैसा लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी बताइए। इसका मतलब है ये जो होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। वो जितना थ्रूपुट जाएगा उतने पैसे देने होंगे। बताइए। जी सर। अच्छा, और एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है? $3 पर स्क्वायर फीट। इसका मतलब है जितना बड़ा जितना बड़ा वेयर हाउस बनाता रहूंगा, ये $3 पर स्क्वायर फीट देना होगा। जी बताइए। जी सर। और कहीं ना कहीं जब वेयर हाउस जितने स्क्वायर फीट का बनाऊंगा उसको 20 साल पे अमोर्टाइज करके, इसका मतलब है उसकी भी एक कॉस्ट आ रही होगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कॉस्ट। जी सर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ये क्लियर है बात सारी? बिल्कुल कोई बातें मसला? अच्छा, साथ साथ वो कहता है स्पेस कैन बी रेंटेड फॉर अ स्पेस चार्ज ऑफ 0.1 पाउंड पर मंथ। अगर आप कोई यूटिलाइज बाहर से रेंट पे जगह लेते हैं तो उसके लिए आपको ये रेंट देना होगा। और क्योंकि इन एंड आउट हैंडलिंग चार्जेस वो अलग कंपनी अलग से ले रही है। इसका मतलब है
अगर आपने जगह ले ली और इन एंड आउट हैंडलिंग नहीं करी तो ये जगह तो आपको हर सूरत में लेनी है, लेकिन जब जितने पाउंड आप मूव करेंगे उसके आपको ये पैसे देंगे। तो ये ग्राउंड एक्टिविटी के 0.07 पर पाउंड है। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी फिक्स और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया। वेरिएबल ऐसे ना, ये कॉस्ट तो हर सूरत में देनी है, लेकिन ये जितना फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? जी सर। तो मतलब है अगर मैंने बहुत बड़ी जगह रेंट पे ले ली और उसको इस्तेमाल नहीं किया तो ये देता रहूंगा, लेकिन जितना इन एंड आउट होगा वो यहाँ से दूंगा। इसका मतलब है ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा और ये रेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है ये इन्वेंट्री के लिए होगा, ये मूवमेंट के लिए होगा। ये बिल्कुल क्लियर हो रही है सारी बातें ना? जी सर। अब मैंने कहा, अब मैं इसको सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये वेयर हाउस सॉरी, अब मैंने आपसे कहा कि ये वेयर हाउस मुझे अब एस्टेब्लिश करना है। व्हाट वेयर हाउस साइज शुड बी कंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब है कितना बड़ा बनाना चाहिए और जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? वो रेंटेड। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू डेवलप अ स्पेस रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो मैं देखूं कि मुझे स्पेस कितनी टोटल चाहिए होगी थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ही है, जनवरी में कितनी चाहिए, फरवरी में कितनी चाहिए। एंड वी नो फ्रॉम द टर्नओवर रेशियो दैट फॉर एवरी 3 पाउंड ऑफ केमिकल मूविंग थ्रू आउट द वेयर हाउस पर मंथ 1 पाउंड इज मेंटेन। ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 दफा टर्न होने का मतलब है कि अगर मैं 3 kg बेच रहा हूँ तो 1 kg हर वक्त रहेगा, क्योंकि 3 दफा मूव कर रहा है महीने में। बात समझ में आ रही है? सर ये रिपीट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ 3 दफा इन्वेंट्री टर्न का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री 3 दफा घूमती है। 3 दफा घूमने का मतलब है एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 3 दफा घूमती है। 3 दफा घूमने का मतलब है कि 100 kg जो है वो मेरे पास से 3 दफा मूव किया है। 3 दफा मूव करने का मतलब है एक दफा 100 रह जाएगा ना, वही तो होगा जो रहता होगा। अदरवाइज तो जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है। तो 100 की जगह से अगर 300 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री टर्न्स 3 है और ये जो 100 मिलियन है ये 3 दफा घूमा है। ओके। तो बात सबको समझ में आई है? नहीं? हाँ भाई। जी बॉस। अच्छा, अब आपने कहा ये जहन में रखेंगे 3 और 1 फॉर ईच पाउंड स्टोर्ड 0.5 अपॉन 60 फीट ऑफ स्पेस इज नीडेड। ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि 16 ऊपर आप जा सकते हैं, ऐसे ही 16 स्क्वायर फीट तक ऐसे ही था। तो 0.5 एक जगह पर हो सकता है, तो 0.5 0.5 0.5 ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है ये स्पेस इतना लेगा। यहाँ तक नहीं बात समझना? ओके। ये क्लियर है सबको? ये मैंने जो बनाया ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ड्यू टू आयल दिस स्पेस रिक्वायरमेंट नीड टू बी डबल, क्योंकि आपने कहा 50% तो वो चलेगा, तो इसका मतलब जो जगह चाहिए उसका आधा हिस्सा जो है वो आयल में चला जाएगा। ये भी सही है? ठीक है। अच्छा, अब जो सामान होगा उसका सिर्फ 70% यूटिलाइज होगा, तो 0.7 से डिवाइड कर दूंगा। ये भी समझ में आ गई? जी आप लोगों को क्लियर हो रहा है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं ये फार्मूला बना लूं तो बन जाएगा एक स्पेस रिक्वायरमेंट स्क्वायर फीट में कितना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? आसिफ भाई, इसका मतलब है मुझे ना एक फैक्टर निकालना आना चाहिए। मंथली रिक्वायरमेंट का फैक्टर ये, अगर मंथली रिक्वायरमेंट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो खुद ब खुद ही स्पेस रिक्वायरमेंट आ जाएगी स्क्वायर फीट। जी सर। ये सबको क्लियर है या नहीं? पूछेंगे मुझसे अगर नहीं है तो। सब लोगों को क्लियर है? ठीक है सर एक्सक्यूज मी, ये 1/0.5 1/0.7 तो समझ में आ गया, लेकिन ये 0.5/16 भी गिवन है और ये 1/3। ठीक है सर, ये लास्ट पैराग्राफ है, उसी से फैक्टर्स निकालें सारे। हाँ, लेकिन ये देखिए ये तो मैंने यहाँ लिख दिया है ना, इम्तहान में तो ये लिखा हुआ नहीं होगा, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आया। यानी ये रट्टा नहीं है, ये रट्टा नहीं है, ये रट्टा नहीं है, ये रट्टा नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
सर एक दफा प्लीज फिर से रिपीट कर दें ताकि जी देखें, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो कुछ मैं बेचता हूं वो इन्वेंट्री 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स होने का मतलब है 3 टर्नओवर है। इसका मतलब है जो कुछ बेचता हूँ वो उसका 1/3 मेरे पास रहता है, क्योंकि बाकी तो आता है जाता है आता है जाता है, क्योंकि मैंने जो कुछ एवरेज इन्वेंट्री है वो 3 दफा घूमी है मेरे पास से। तो इसका मतलब है ये आ गया 1/3। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है सर। अच्छा, आपने अभी कहा कि मेरा जो रैक है वो 16 फीट हाइट का है और वो 0.5, एक डब्बा जो है वो एक पाउंड जो है वो 0.5 लेता है, ऐसे ही? यस सर। तो इसका मतलब है कि मैं इस जगह पे 0.5 के 16 डब्बे रख सकता हूँ, क्योंकि 16 फीट हाइट है। या पीछे दिया, ये क्लियर हुई बात या दोबारा? सही है। इसका मतलब है ये आ गया। जहां तक क्लियर है सबको? राहिम? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आपने ये कहा, मैंने ये कहा हुआ था कि जितनी, जो अगर मेरा वेयर हाउस है 100 का, तो 50% तो मुझे आइल में खर्चा करना होता है और 50% मेरा सामान रख सकता हूँ, ऐसे ही था? तो इसका मतलब है जो कुछ है उसका उसको 0.5 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसको मैं डबल करूंगा। अगर मेरे पास 1 है तो मुझे 2 फीट चाहिए, क्योंकि 1 फीट मेरा आइल में भी खर्चा हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गई बात? जी बताइए। ये सर ये सही है दोबारा सर। जी सर। अच्छा, अब आपने कहा था कि ये जो जगह मेरी पूरी निकलेगी, इसका 70% मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि कोई डब्बा मेरा इतना बड़ा है और कोई डब्बा इतना बड़ा है और कोई डब्बा इतना बड़ा है और कोई डब्बा इतना बड़ा है। तो इसके लिए इसका मतलब है जो सामान होगा उसका 1.7 से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब है अगर कहीं पर मैं 1 फीट रखना चाहता हूँ तो 1 फीट के लिए मुझे जगह चाहिए 1 फीट डिवाइड बाई 0.7, ऐसे ही है? ये भी क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, ये सबको क्लियर है ना? देखें, ये आप लोग कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। नो सर। इसका मतलब है कि अगर मैं मंथली डिमांड यहां से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर महीने का स्पेस रिक्वायरमेंट आ जाएगा? जी सर आ जाएगा। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं सर। जी सर। सर इसमें जो टर्नओवर 3 बताया है, तो और हमने उसको उसके फैक्टर को 1/3 लिया है, तो इन केस हमारे पास एक ही आइटम रहेगा टर्नओवर की वजह से, मतलब हम एक आइटम के लिए ही जगह बनाएंगे? नहीं नहीं अगर नहीं 3 आ गए तो? नहीं नहीं, एक आइटम के लिए देखें, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? टोटल इन्वेंट्री लेते हैं और एवरेज जी इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेंट्री। तो आप सही। तो जो है वो आपके पास ये आ जाता है, टर्नओवर आ जाता है। एक सर वो बात तो ठीक है, बस मैं ये कंफ्यूजन समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कि टर्नओवर 3 बताया है, तो इन केस हम एक आइटम को ले रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, हम सारे उसको आइटम नहीं ले ले। रहे हैं। हम देखो ना, हम यहाँ से समझेंगे ना, इस जो सारे आइटम की वेरिएबिलिटी को मैंने यहाँ कवर कर लिया। सही है। 0.7, इसका मतलब है कोई आइटम जो है वो छोटा है कोई बड़ा है, तो स्पेस निकाल रहा हूँ ना, कभी कोई बड़ा आएगा कोई छोटा आएगा, तो 70% ही हमेशा मैंने ले लिया उसको। अच्छा, वो वेरिएबिलिटी यहाँ कवर हो गई, ठीक है सर, ओके क्लियर क्लियर हो है। गई ना? क्योंकि कोई आइटम कभी ठीक इतना है। बड़ा भी आएगा, इतना बड़ा भी आएगा, और कभी ये इतना बड़ा भी आ जाएगा, तो हम तो ये ले चुके हैं 0.7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लॉस खुद ही खत्म सही है, हो वो जाएगा। यहाँ पे अकोमोडेट हो गया ना वो फैक्टर, ठीक है सर, ओके। क्लियर है ना सबको? यस सर। अब अगर मैं इससे ये निकाल सकता हूँ, इसका मतलब है मुझे वेयर हाउस कितने स्पेस कितना चाहिए? टोटल वेयर हाउस के लिए मुझे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, देखें। मुझे ये मेरे पूरे साल की रिक्वायरमेंट है और हर महीने मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब मुझे कितने स्क्वायर फीट का मैं रेंट पे लूं और कितना मैं प्राइवेट करूं, यहां तक बात समझ में आई? जी सर। इसका मतलब है मुझे नहीं पता कि
ये मेरे लिए, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो इसका मतलब है कि इतना मुझे इसमें से इतना माइनस करके रेंट पे लेना होगा, लेकिन अगर ये ले लूंगा तो ये जनवरी में ये पूरी खाली होगा तकरीबन, और मार्च और अक्टूबर में तो ना होने के बराबर ही होगा। ऐसा ही है? जी सर। बात बन रही है ना? जी सर। सब लोगों को क्लियर है? तो मैंने ये कहा, अब मैंने ऐसे ट्राई किया, मैंने आपसे कहा लेट्स ट्राई। अच्छा देखिए, इसके लिए ना ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, और आपको ना फिर इक्वल वो लगाना पड़ता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के हर नंबर पे निकालते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही एक एक 60 ले लिया। कितने स्क्वायर मीटर ले रहा हूँ मैं? आपका क्या ख्याल है कितना लेना चाहिए? सर ये वेटेड एवरेज से भी निकल आएगा? निकाल सकते हैं, मगर हर एक के लिए इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा ना, कि कॉस्ट कहाँ कम आएगी, ये निकालना पड़ेगा ना। जी जी। तो मैंने ट्रायल के लिए ना 60,000 स्क्वायर फीट का मैं कह रहा हूँ, हम क्या करते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है सर, सारे ऐड करके 12 से डिवाइड करके अगर लेंगे तो कर सकते हैं, करें आप, बिल्कुल करें, कर सकते हैं, निकालना चाहिए। 34 को डिवाइड करें तो क्या आता है? 12 से डिवाइड करें, कोई मसला नहीं है, हम सारे कर सकते हैं। कितना आता है? सर उसमें ये होगा ना कि जहाँ पे आपकी डिमांड कम है तो उधर तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना। हाँ, अब पता नहीं है ना, यही तो वेरिएशन का मजा है। तो आप बताएं सर, कितना लेना? 28,000 आ रहा है। अप्रॉक्स 28,000 आ रहा है। 28,000 आ रहा है, और मैं 60 का लेना चाह रहा हूँ। आप 28 का लेना चाहते हैं? नहीं, अब देखिए, हम 28 पे भी कर लेंगे, 60 पे भी कर लेंगे, 70 भी कर लेंगे, देखते हैं कहाँ आता है ना कम। हमें तो मिनिमम पे देखना है ना। तो देखें, अपेरेंटली जैसे वासिफ ने कहा कि हमें एवरेज पे जाना चाहिए, मैंने ऐसी कहा लेट्स ट्राई 60। जब मैं 60 लेता हूँ, जरा आप मेरे साथ रहेंगे, ठीक है? 60 लेता हूँ तो मेरा वेयर हाउस का साइज हो गया, एक बनाने की पर स्क्वायर फीट क्या आता है? 30 रुपए। तो जब 30 को 60,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? 1.8 मिलियन। और मैं कितने साल पे अमोर्टाइज कर रहा हूँ? 20 पे। तो एनुअल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 90,000। 1.5 लाख की करीब आ जाएगी सर। नहीं, करीब नहीं, करीब कोई चीज नहीं होती, एक्यूरेट निकाल रहे हैं। 18 लाख है, उसको 20 साल पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हर महीने 90, हर साल 90,000 आएगा। जी सर। सर वो डिवाइड करती है ना 20 से। जी 20 से डिवाइड, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना हमने एक 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 टेबल बनाया, और अब देखें जरा, मैं आपको नेक्स्ट ये टेबल में बना रहा हूँ। मैंने पहला टेबल जो बना रहा हूँ, मैं कितने साल के लिए ले जाऊं? 60,000 के लिए, 60,000, ठीक है। अब देखो, बात समझ में आ रही है भाई या नहीं आ रही? जी सर, क्या देखो, हम मैंने हर महीने के लिए मेरी थ्रूपुट कितनी है, मुझे स्पेस कितना चाहिए, 60,000 में से मेरा प्राइवेट वाला पूरा कवर कर देगा, रेंट पे कुछ नहीं लूंगा, ऐसे ये टेबल कवर कर सकता हूँ? जी बताइए, ठीक है? सर रेंट पे दूंगा या नहीं, प्राइवेट ऑपरेटेड 60,000 है, तो उसके अलावा तो फिर मैंने क्या एग्जांपल दिया? मैंने कहा 60,000 का मैं बना रहा हूँ। सही है। इसका मतलब है मैं जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, और अगर रिक्वायरमेंट कम होगी तो खाली रह जाएगा, और ज्यादा होगी तो रेंट पे ले लूंगा। तो ये वाली फिगर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब देखो, जनवरी में मुझे कितना चाहिए था? जनवरी में कितना चाहिए? 66,000 मेरी थ्रूपुट है, जगह कितनी चाहिए? 1979। इसका मतलब 100% में प्राइवेट एलोकेशन हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ 60,000 का। एकदम आप लोग खुश क्यों हो गए हैं? अच्छा, मंथली फिक्स कॉस्ट समझ में आ रही है? 90,000 को तकसीम कर दूंगा, ऐसे ही सही, ठीक है? बात समझ में आ रही? अच्छा, अब तो 90,000 को तकसीम करने वाला जरा काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। देखिए,
90,000 मेरे पास है, ठीक है, 90,000, ये मेरी, इधर आना, समझ गया मैं सर आपका, वो जो हमने एक ओवरऑल फिगर निकाला था उसका। और फिर 3 रुपए के हिसाब से मेरी कॉस्ट भी आ रही थी, याद आ रहा है आपको? फिक्स कॉस्ट 3 रुपए भी आ रही थी, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? 3 रुपए पर स्क्वायर फीट। Yes. तो 3 रुपए और 60,000 का मतलब है, इन दोनों को जमा करूंगा और डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो 22,500 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? बताइए। सही है सर, वो नीचे आपने कैलकुलेट करके दिखाया भी है जी। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट आएगी मेरी, क्योंकि मूव करने की कॉस्ट है 0.05। यस सर। इतना मूव कर रहा हूँ, इतना मूव कर रहा हूँ, तो रेंट जब देखे ना, मैं तो 100%, क्योंकि मुझे 60,000 चाहिए और रिक्वायरमेंट है 1979, तो 100% मेरा हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। मंथली कॉस्ट आ जाएगी, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं। जी बता, क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? जी सर। अच्छा, अब नीचे आ जाए, अप्रैल। अप्रैल आया तो मेरी डिमांड कितनी है? 63,000। और मेरे पास अपना कितना है? 60,000। 60,000। समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मैंने कहा 60,000 डिवाइड बाय 63, 94% मैं खुद यूटिलाइज कर रहा हूँ, और बाकी कितने परसेंट लूंगा? 6%। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो देखो, ये तो फिक्स कॉस्ट है, हमेशा फिक्स रहेगी, ये वेरिएबल है, मल्टीप्लाई होकर आ रही होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नो सर। नो सर, कंफ्यूजन नहीं, ऐसे ही। इसका मतलब है कि अब मैं वेरिएबल कॉस्ट लेते वक्त पूरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लूंगा, बल्कि इसका जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इसका 94% वेरिएबल यहाँ चार्ज होगा और बकिया यहाँ चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? जी सर, 6%। यहाँ तक सब क्लियर है सबको ना? जी बताइए यार, आप बोल नहीं रहे। इसका मतलब है यस सर। ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई है? यस सर। इसका मतलब है कि टोटल मेरा ये कॉस्ट आएगी, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है इसके लिए 9,17,000। ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या नहीं? मुझे बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैंने ना ये मैंने निकाला, जब 60,000 पे कॉस्ट आती है तो देखें, अब आप देख रहे हैं 60,000 पे आ रही थी 9,17,000। अगर मैं 70,000 पे देखता हूँ तो 9,72,000 आती है, 9,22,000 आती है। और 50,000 पे कितनी आ रही है? 9,32,000, नहीं 9,31,000। और 40,000 पे कितनी आ रही है? 9,33,000। इसका मतलब अगर वासिफ भाई की बात मानते तो यहाँ कहीं आता। सही, करेक्ट। अब आप देखेंगे एवरेज विल नॉट वर्क एवरीवेयर, ऑलवेज रिमेंबर। अभी भी नहीं बात समझ? बात समझ में आ रही? जी सर, क्लियर। यहाँ पर कोई सवाल बताएं। सर 28,000 पे पीछे कैसे आती कॉस्ट? आप देखें कि 40,000 पे तो कॉस्ट बढ़ गई है, पीछे नहीं आती, बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। यानी 28,000 यहाँ होता तो 28,000, अगर यहाँ 28,000, वो ट्रेंड आप देख रहे हैं सही 40 पे सही। इसका मतलब बहुत है सारा रेंटेड पड़ जाता है। हाँ, यस। इसका मतलब है कि बेस्ट जो है वो ये कहीं आ रहा है, इससे भी कहीं नीचे शायद हम देखते कहीं ऐसी ना। ये तो मैंने ऐसी 60,000 लिया था ना, कहीं 61 पे लेते, हो सकता है 69, 59 पे लेते, क्या ख्याल है? तो इसको अगर हम, ये बात समझ में नहीं आई। सर ये हमेशा हिट एंड ट्रायल से निकलेगा ये? उसूलन जो है ना, इसके सर लिए ये तो लीनियर प्रोग्रामिंग से निकाल सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इन लोगों ने तो बच्चों ने जो सप्लाई चेन के होंगे उन्होंने किया होगा, तो दे कैन डू यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग।
अदरवाइज गोल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर बहुत सारे मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर इतनी एनालिसिस में जाते नहीं है, लेकिन जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आती है? कुछ कोई कोई ऐसा है जी सर। कंफ्यूजन है ना? तो अब आपके जहन में आता है कि मैं आपको कोई भी ऐसा एब्रप्ट डेटा निकल आएगा तो आप आराम से वेयर हाउस का साइज निकाल लेंगे, कैसा कितनी जगह रेंट पे ले लो और कितने पे बना लो जगह। क्यों? क्योंकि अगर हमने धोखे से बना लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। सर लेकिन इसमें ये जो 60,000 का फिगर आपने निकाला है, तो वो हम फिगर कैसे निकालें? कौन सा बताइए, दोबारा बताइए। मतलब जैसे ये आपने 60,000 लिया है ना, तो हाँ, उसके हिसाब से हमारे पास कॉस्ट का वो आ गया कि इसके ऊपर मैं कॉस्ट मिनिमम आ रही मैं दोबारा है, हम ऐसा फिगर कैसे मैं निकालें? नहीं सर, वो समझ आ गया, आपने जो लिया वो समझ आ गया, 60,000 लेकिन हम कौन सा नहीं है? विदाउट, हाँ मतलब हम विदाउट लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे निकालेंगे? विदाउट लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं निकलेगी ये तो। फिर आपको हिट एंड, जो हमें अभी फैसल भाई ने कहा, हिट एंड ट्रायल पे निकालिए। लेकिन हिट एंड ट्रायल में देखिए, हिट एंड ट्रायल पता है कैसे निकाला जाता है? पता नहीं आप लोगों ने स्टैट्स में सर ने बताया होगा,